बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है तेरे पहलू के समन और गुलाब, और ये लिखा है तहसीन अंजुम अंसारी साहिबा ने। 100 तरह खुद को बहला कर हम जिसको भुलाए बैठे थे, कल रात अचानक जाने क्यों वो हमको मुसलसल याद आया। तन्हाई के साए बज़म में भी पहलू से जुदा जब हो न सके, जो उम्र किसी के साथ कटी उस उम्र का पल पल याद आया। सारा ने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर झांका। ऊंचे ऊंचे दरख्त मस्त हवा के साथ अटखेलियां करते हुए झूम रहे थे। 8 बजे थे लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला था। आसमान पर काले स्याह बादल घिर घिर कर आ रहे थे। लॉन में घास गहरी सब्ज हो रही थी। वो बेइख्तियार उठकर टेरिस का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। खुशगवार हवा के नरम झोंके से उसके बालों की लटें चेहरे पर आ गईं, जिनको कानों के पीछे करते हुए वो जंगले से नीचे झांकने लगी। फूलों की क्यारियां रंग-बिरंगे फूलों की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। तभी बारिश के मोटे-मोटे कतरे उसके ऊपर गिरने लगे। जल्दी से दुपट्टा संभालती वो अंदर की तरफ भागी। लाउंज में तारिक भाई अखबार लिए बैठे थे। तारिक भाई, बाहर मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा था। बारिश भी शुरू हो गई है। मैं जरा नीचे लॉन में जा रही हूँ। तो नाश्ता कब मिलेगा? बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। आप इतनी देर में अखबार पढ़िए। वो भागकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। लाउंज में खाला, चचा और उमर नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ नाश्ता करो। सारा ने उमर की तरफ देखा। वो जरा सा मुस्कुराया। नाश्ता तो मुझे अभी ऊपर जाकर बनाना है। मैं जरा थोड़ी देर के लिए लॉन में जा रही हूँ। बारिश हो रही है ना? आपको पता है अम्मी, ये इस मौसम में पागल हो जाती है। उमर ने शरारत से कहा तो सारा उसे घूर कर देखती हुई बाहर निकल गई। उसे बारिश में नहाते काफी देर हो चुकी थी, पूरी भीग चुकी हो। उमर की आवाज पर उसने चौंक कर देखा। वो बरामदे में काफी का वो बरामदे में कॉफी का मग हाथ में लिए सुतून से टेक लगाए दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कोई बात नहीं, वो बेनयाजी से बोली। तुम्हें पता है ये मौसम की पहली बारिश है? हाँ मालूम है। तुम बस अंदर आ जाओ, ठंडी लग जाएगी। इतनी गर्मी में ठंड? वो हैरानी से कहती बरामदे में आ गई। कुर्सी खींच कर बैठते हुए उमर से कॉफी का कप छीन कर 2-3 घूंट भरे। उमर गौर से उसके गीले बालों की लटों को देख रहा था जो उसके गालों से चिपक गई थी। आंखों और ठोड़ी पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। क्या देख रहे हो? वो थोड़ा गुलाबी हो गई। ये तुम्हारा चौथा साल है ना? उमर ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। इसका मतलब है अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो शरारत से मुस्कुराया तो वो उसे घूरते हुए अंदर चली गई। अम्मी किचन में पराठे बना रही थी। छुट्टी वाले दिन सब पराठे का नाश्ता करते थे। उसने रात का बचा हुआ सालन निकाला और साथ 2-3 अंडे फ्राई कर लिए। चाय का पानी ऊपर रखा तो अम्मी पराठे लेकर लाउंज में चली गई। जल्दी आ जाना वरना पराठे ठंडे हो गए तो सबका मजा खराब हो जाएगा। आप चले, मैं चाय दम दे कर आती हूँ। वो सालन और अंडे बाहर रख कर आई और किचन की छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। अब उमर नंगे पांव घास पर चहलकदमी कर रहा था। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उन दोनों के शौक एक ही थे और दोनों हर वक्त अपने शौक आपस में शेयर करने के लिए बेचैन रहते थे। उसे देखते हुए वो सोचे जा रही थी कि केटल ने विजल बजाई तो उसने जल्दी से चाय दम दी और टी कोजी ऊपर रख कर बाहर ले आई। अब्बू नाश्ते के साथ साथ अखबार देखने में मसरूफ थे। तारिक भाई ने बिजनेस का सफा संभाला हुआ था और अम्मी हस्बे मामूल बोलने में मसरूफ थी। कितनी बार कहा है नाश्ता आराम से किया करो, सारा दिन पड़ा है अखबार पढ़ने को, लेकिन इन बाप बेटों पर तो कोई असर ही नहीं होता। अब तुम आराम से बैठ जाओ, तुम भी कोई किताब लेकर ना बैठ जाना। और वो जो अखबार से इदारिये और कॉलम्स वाला सफा निकालने लगी थी, हाथ रोककर अपने कप में चाय उंडेलने लगी। अम्मी ने नाराजगी से उसे देखा। आज भी नाश्ता नहीं करोगी? रोज तो तुम्हारी वैन छूट रही होती है, आज तो छुट्टी है, नाश्ता करो। अम्मी क्यों फिक्र करती हैं आप? वो संजीदा हो गई। जब भूख लगेगी खा लूंगी। इतनी सुबह मेरे लिए खाना मुश्किल होता है, दोपहर के खाने पर कसर पूरी कर लूंगी। चाय के सिप लेते हुए उसने धीरे से अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया तो अम्मी का मुंह बन गया। ये लो, तुम भी पढ़ लो ताकि हम आराम से पढ़ सके। अम्मी ने फैशन वाला सफा उसके आगे रखा तो सारा की हंसी निकल गई। तारिक भाई भी जेरे लब मुस्कुराने लगे। अम्मी तारिक भाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। तो फिर तुमने क्या सोचा है तारिक? अभी तो कुछ नहीं सोचा। तुम यहाँ कब सोचोगे आखिर? उम्र निकली जा रही है तुम्हारी। सारा ने अपनी पूरी तवज्जो अखबार की तरफ कर ली। वही पुराना मसला था। अम्मी हर वक्त तारिक भाई से शादी के लिए इसरार करती थी और वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। पिछले 4 साल से तारिक भाई पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब तलाश की में मसरूफ हो गए थे और जब उन्हें जॉब हासिल हो गई तो अम्मी ने अपने तकाजे शुरू कर दिए। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी। अब वो 32 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी शादी के लिए हामी नहीं भर रहे थे।
अम्मी की ज़बान पर हज़ारों सवाल होते। क्यों नहीं करना चाहते? कब करोगे? कोई लड़की पसंद है, जो पसंद थी उसकी शादी हो गई क्या? तारिक भाई को माँ ने तंग करके रख दिया था। अब्बू इस मामले में दखल नहीं देते थे। क्यों मजबूर करती हो? जब करनी होगी कर लेगा। और कब करेगा? जब बूढ़ा हो जाएगा? उसकी इसकी उम्र के लड़के 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं। बुढ़ा हो जाएगा तो फिर अच्छी लड़की ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, इसीलिए इतनी बेपरवाही बरत रही है। चाहती ही नहीं होगी कि शादी हो और कोई वारिस आए और जायदाद में हिस्सा बँटाए। आपको तो कुछ ख़्याल ही नहीं। ला हौल वला कुव्वत। अब्बू अखबार बंद करके बैठ गए। कैसी बेवकूफ़ी की बातें करती हो? दुनिया का क्या है? दुनिया कभी चुप रहती है? तुम सोने की बनकर आ जाओगी तो भी लोग बातें करेंगे। हम चारों अपनी दुनिया में खुश हैं। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अब जवान जहान औलाद से ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। तारिक भाई उठकर अंदर चले गए और सारा अखबार लेकर टेरेस पर आ गई। बारिश रुक चुकी थी लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका था। सारा की नानी की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी नूरबानो, उससे 6 साल छोटी शाहीन और उससे 1.5 साल छोटी नसरीन। नूरबानो ने बीए किया तो उन्होंने अपनी नंद की बेटे से उनकी शादी कर दी। नवाज इकलौता बेटा था, इसलिए उसने बीए के बाद अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया था। शाहीन ने बीए किया तो एक तकरीब में वो नुज़हत बेगम को पसंद आ गई। नुज़हत बेगम के 2 ही बेटे थे, हारून और फारूक। बड़े बेटे की शादी उन्होंने बड़े शौक से अपनी यतीम व यसीर भांजी से की थी। उनकी भांजी फातिमा अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके घर में ही पली-बड़ी थी। नुज़हत बेगम को बहू और बेटे की खुशियाँ ज़्यादा देर देखने को ना मिली। फातिमा बेटे की पैदाइश के वक़्त चल बसी। हारून की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। फातिमा से बचपन का साथ मोहब्बत में बदल गया था। उसकी वफ़ात पर वो इतने दिलबर्दाश्ता हुए कि तारिक की तरफ ध्यान न दे सके। नुज़हत बेगम ने ही नन्हे तारिक की देखभाल की। शादी के 1 साल बाद उन्होंने कहा भी तारिक की खातिर ही दूसरी शादी कर लो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह तारिक 5 साल का हो गया, तब नुज़हत बेगम ने फारूक के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी। और जब शाहीन को देखा तो वो इतनी पसंद आई कि वो सवाली बनकर नुसरत बेगम के पास पहुंच गई। यूं वो दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। आते ही उन्होंने तारिक के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। नुसरत बेगम ने सुकून का सांस लिया। शाहीन बहुत खुश थी और तारिक पर अपनी मोहब्बत लुटा रही थी। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। 2 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन कुदरत ने अभी तक उसे नहीं नवाजा था। शाहीन का दिल हारून के लिए भी बहुत कुड़ता था। कैसे बुझकर रह गया था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? 24 बरस में ही माँ ने शादी कर दी थी और अब तारिक 7 साल का था। खुश शक्ल और स्मार्ट था। जाने क्यों शाहीन का दिल चाहता कि नसरीन हारून की दुल्हन बनकर इस घर में आए। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल। यूं भी कोई और लड़की उसकी जेठानी बनकर आ गई तो जाने किस मिजाज की हो। क्या क्या मसाइल खड़े हो जाएं। बहन आ जाएगी तो कोई खदशा नहीं रहेगा। पहले उसने अम्मी को एतबार में लिया। थोड़ी पसोपेश के बाद उन्होंने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक बच्चा था तो क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया था कि अपने आप को संभाल सकता था। नसरीन से जिक्र किया तो पहले तो उसने बहुत शोर मचाया, लेकिन चूंकि उसने हारून को देखा हुआ था, खामोश सा, स्मार्ट और पुरवकार, फिर वो एक माँ के लिए शाहीन के पास रहने आ गई और खास तौर पर उसका जायजा लिया तो वो आहिस्ता-आहिस्ता दिल में उतर गया। तब शाहीन ने अपनी सास से ज़िक्र किया। सास को और क्या चाहिए था, उनके तो दिल की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि हारून शादी कर ले। शाहीन एक अच्छी बहू साबित हुई थी और नसरीन को भी उन्होंने करीब से देखा था, वो फौरन तैयार हो गई। हारून को तैयार करना सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन जैसे-तैसे पता नहीं कौन-कौन से वास्ते देकर उन्होंने उसे भी मना लिया। यूँ नसरीन भी दुल्हन बनकर इसी घर में आ गई। नसरीन ने आते ही तारिक को अपनी ज़िम्मेदारी बना लिया और उसे इतना प्यार दिया कि हारून भी उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद में 1000 गज पे बने हुए इस घर में ऊपर-नीचे के दोनों हिस्से एक ही नक्शे पर बने थे। नसरीन और हारून ऊपर रहने लगे और शाहीन और फारूक नीचे। वक़्त गुज़रता रहा और इस गुज़रते वक़्त ने शाहीन की गोद में उमर और नसरीन की गोद में सारा को डाल दिया। नूर बानो को भी शादी के 10 साल बाद उस्मान से नवाज़ा। नूर बानो और नवाज़ उस्मान की पैदाइश के फ़ौरन बाद कनाडा शिफ्ट हो गए। कुछ अरसा पहले नवाज़ ने कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, जो उन्हें मिल गया तो अपना बिज़नेस बेचकर वो उस्मान की पैदाइश के 1 माह बाद वहाँ शिफ्ट हो गए। सारा तारिक से 10 साल छोटी थी। उमर और उस्मान तकरीबन एक ही उम्र के थे और सारा से 3 साल बड़े थे। बच्चे जवान हो गए। उसी दौरान नुसरत बेगम और नुज़हत बेगम आगे-पीछे अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उमर और सारा का बचपन साथ-साथ बीता था। उमर के साथ-साथ दोनों में एक-दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज़्बात भी परवान चढ़ रहे थे। दोनों को एक-दूसरे के बगैर चैन नहीं आता था। हर काम इकट्ठा करते और चूँकि दोनों को मालूम था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए बेफ़िक्री से मंज़िल की जानिब रवाँ थे।
उमर को शुरू से कंप्यूटर के साथ बेइंतहा दिलचस्पी थी, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मास्टर्स करने के बाद एक अच्छी फॉर्म में अच्छे ओहदे पर फायज था। सारा को शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था। वो इस वक्त मेडिकल के चौथे साल में थी। मेरिट कम होने की वजह से उसे पिंडी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था और वो उस पर खुश थी। नूर बानो और नवाज के साथ दोनों बहनों की अक्सर फोन पर बातचीत रहती थी। वो पाकिस्तान कम ही आती थी। नूर बानो और नवाज दोनों बारी बारी अकेले ही आए थे। अगर नूर बानो आती तो उस्मान को नवाज के पास छोड़ आती और अगर नवाज आते तो उस्मान को नूर बानो के साथ छोड़ आते। सारा और उमर को इस बात का बहुत अफसोस था। वो अक्सर अपनी खाला से लड़ पड़ते। बड़ी खाला उस्मान को लेकर क्यों नहीं आती? इतना दिल चाहता है उसे देखने को, उससे खेलने को, आप इस बेचारे को अकेला ही छोड़ आती हैं। हमने एक बार भी उसे नहीं देखा, कोई तस्वीर भी नहीं भेजी। कभी हम उसे देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? मेरी जान, वो प्यार से सारा और उमर को अपने साथ लिपटा लेती। उस्मान के स्कूल का बहुत हरज होता है और फिर वो किडनी पेशेंट है, डॉक्टर्स ने उसका चेकअप करना होता है, ट्रीटमेंट देनी होती है। तो यहाँ भी तो डॉक्टर्स हैं, अच्छे अस्पताल है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे लाऊंगी और जरूर तुम लोगों से मिलवाऊंगी और इस बार जाऊंगी तो उसकी तस्वीर भी भेजूंगी। लेकिन वादे के बावजूद नूरबानो कभी उसे पाकिस्तान नहीं लाई। एक तस्वीर जरूर भिजवा दी। सारा और उमर ने शौक से देखा। काली आंखों और काले बालों वाला एक दुबला पतला बच्चा मुस्कुरा रहा था। दोनों ने उसी तस्वीर को संभाल कर रख लिया। उस्मान ने अपने सूटकेस की जिप बंद की थी कि नूरबानो कमरे में आ गई। तैयारी मुकम्मल हो गई बेटा? हाँ अम्मी, सूटकेस तो पैक हो गया। अब हैंडबैग में चंद एक चीजें रखनी है, वो भी अभी रख लूंगा। इधर उधर से चीजें समेटते हुए वो बोला, कितने बजे की फ्लाइट है? उनकी आंखें नम हो गई तो उस्मान उठकर उनके पास बैठ गया और उनके शानों के गिर्द बाजू फैलाए। परेशान क्यों होती हैं अम्मी? एक माह की तो बात है, यूं गुजर जाएगा। उसने चुटकी बजाई। तुम्हारे लिए यूं गुजर जाएगा, मेरे लिए तो हर दिन सदी बनकर गुजरेगा। तो इसमें कसूर किसका है? अगर आप मुझे कभी कभी पाकिस्तान जाने देती, अपनी खालाओं और कजिन्स के साथ वक्त गुजारने देती, तो आपको थोड़ी आदत हो जाती कुछ वक्त मेरे बगैर रहने की। और अब भी आप मुझे पाकिस्तान थोड़ी जाने दे रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर क्या है वहां जिससे आप इतना डरती हैं। क्या मिस्ट्री है, बताएं मुझे। नूरबानो ने नजरें चुराई। वहां आए दिन क्या होता है? तुम देखते हो ना खबरें, हर वक्त धमाके होते हैं, हजारों जानें बर्बाद होती हैं। खून में नहाए लोगों को टीवी पर देखकर मेरा तो दिल दहल जाता है। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। उस्मान इंतहाई संजीदा था। कोई आपको पता है यहाँ मैं घर से बाहर जाऊं और धमाका हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए? खुदा ना करे। अम्मी ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। फजूल में बुरे कलमात मुंह से निकाल कर मेरा दिल दहलाए जा रहे हो। उस्मान ने अपना सामान पैक कर लिया था। वो उठ खड़ा हुआ। चलिए एक कप चाय ही पिलवा दे जाने से पहले। ऑफिस की तरफ से एक माह की छुट्टी लेकर वो सैर और सियाहत के लिए यूरोप जा रहा था, लेकिन उसने सोचा हुआ था कि वो अम्मी को बताए बगैर वहां से पाकिस्तान भी जाएगा। पता वगैरह तो था ही उसके पास और अब वो जवान था, खुद भी अपनी मर्जी से कदम उठा सकता था। उसने तय कर लिया था कि वो मालूम करके रहेगा कि आखिर अम्मी उसके पाकिस्तान जाने के खिलाफ क्यों है। ये मिस्ट्री हल करके रहेगा। सारा ने चाय और चाय के लवाजमात से भरी ट्रे उठाई और लाउंज में आ गई। इस वक्त सब नीचे वाले हिस्से में ही बैठे थे। लीजिए खाला जान, चाय तो आ गई। उसने ट्रे मेज पर रखी और सबको चाय उंडेल कर पेश कर दी। साथ ही खाली प्लेटें भी थी। सब समोसे और सैंडविच वगैरह प्लेटों में रखकर खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। तुम भी लो बेटी, मैं बस अपने लिए डाल ही रही थी। उसने अपने मग में चाय डाली और घूमकर अपनी कुर्सी की तरफ आई थी कि बेल बजी। सारा दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं खोलती हूँ, तारिक भाई होंगे। ये उनके आने का टाइम है। उसने दरवाजा खोला तो तारिक भाई नहीं थे, लेकिन जो कोई भी था उसने मुंह पीछे की तरफ किया हुआ था। शायद वो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। जी फरमाइए, आपको किस? तभी अजनबी ने उसकी आवाज सुनकर चेहरा उधर घुमाया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बाकी फिक्रा उसके मुंह में रह गया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। हैरत की ज्यादती से उसका मुंह खुला रह गया और चाय का मग हाथ से गिरकर टूट गया। सारी चाय कपड़ों और पाव पर गिरी थी, लेकिन उसे जैसे होश नहीं था। अजनबी ने दिलचस्प नजरों से उसे देखा। हैरत की शिद्दत से पूरी आंखें खोले। कॉटन के जर्द सूट में मलबूस लड़की के चेहरे पर ऐसा कुछ था कि वो नजरें ना हटा सका और एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फिसल गई। क्या बात है सारा, कौन है? उसके दरवाजे पर ही जम जाने पर उमर उठकर आया और बाहर जागा। अब पत्थर का बुत बन जाने की बारी उमर की थी और ऐन उसी वक्त अजनबी के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो भी एक टक उमर को देखे गया। आप कौन? आखिरकार उमर ने ही बोलने में पहल की। सारा ख्वाब किसी कैफियत में थोड़ा पीछे हटी। मैं उस्मान हूँ। वो भी गौर से उमर को देखता हुआ बोला। हैरत की जाती ने उसके रंग को भी थोड़ा फीका कर दिया था। चंद लम्हे ठहर कर वो रुक रुक कर बोला, मैं कनाडा से आया हूँ अपनी खाला और कजिन से मिलने। उमर ने थोड़ा पीछे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और दोनों साथ साथ अंदर दाखिल हुए।
लाउंज में बैठे हुए चारों नफूस के हाथ वहीं साकित हो गए और आंखों की पुतलियां उन दोनों पर जम कर रह गई। सब बेहिस्सो हरकत बैठे थे। शाहीन का चेहरा एकदम फक हो गया। उन्होंने घबरा कर फारूक की तरफ देखा, लेकिन वो उसे नहीं देख रहे थे, वो तो उस्मान को देख रहे थे, उमर को देख रहे थे। दोनों एक साथ खड़े थे, एक साथ, एक जैसा जिस्म, एक जैसा चेहरा, और उस चेहरे पर हूबहू एक जैसे नुकूश थे, जैसे दोनों ट्विन्स हो। सारा एकदम कुर्सी पर बैठ गई, जैसे टांगों में खड़े होने की सकत न रही हो। उमर और उस्मान बार-बार कन्फ्यूज़ नज़रों से एक-दूसरे की तरफ देख रहे थे। "ये सब क्या है शाहीन?" फारूक गरजदार आवाज़ में बोले और फिर अंदर आओ कहकर अंदर चले गए। शाहीन मरे-मरे कदमों से पीछे चल दी। नसरीन और हारून अभी तक गुमसुम थे। अमेज़िंग! आखिर उस्मान के मुँह से निकला। उमर उसे देख कर रह गया। लेकिन उस्मान भाई, सारा एकदम कुछ याद करके बोली, "खाला ने आपकी जो तस्वीर भेजी थी, आप उस तस्वीर से तो बिल्कुल नहीं मिलते, है ना उमर?" सारा ने उमर की तरफ देखा। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच थी। "उमर, कहाँ है वो तस्वीर?" "मेरे बेड के साइड टेबल दराज में है।" सारा वो तस्वीर लेकर आ गई और उस्मान के हाथ में दे दी। उस्मान ने तस्वीर देखी तो एक लम्हे को मुस्कुराया और फिर सोच में पड़ गया। हमारी नेबर में अंकल डेविड रहते हैं, उनके बेटे टोनी की तस्वीर है ये। आखिर अम्मी ने ये तस्वीर क्यों भेजी? अब समझ में आई ये बात कि अम्मी ने मुझे आप सबसे जुदा क्यों रखा। वो क्यों नहीं लेकर आती थी मुझे यहाँ? वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ उमर के पास आया, जो परेशानी में अभी तक सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ा था। ये तो तय है कि हम ट्विन्स हैं, लेकिन मैं खाला की औलाद हूँ या तुम अपनी खाला नूरबानो की औलाद हो? वो फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। उमर के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। सारा धीरे से उठकर उमर के करीब आ गई और धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। "तुम ठीक तो हो?" उमर के चेहरे पर फीकी-सी मुस्कुराहट थी। "हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम फ़िक्र मत करो प्लीज़।" उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसे साथ लेकर उधर गया जहाँ सब बैठे थे। उस्मान ने बगौर दोनों को देखा और उसकी आँखों में तअस्सुर उभर आया, जिसे उमर बिल्कुल न समझ सका। फिर नसरीन ने सारा की तवज्जो चाय की तरफ दिलाई तो वो उठ गई। "आप चाय लेंगी उस्मान भाई? लंबे सफ़र से थका हुआ आया हूँ। शुक्र है किसी को ख़याल आ गया।" उसने मुस्कुराती आँखों से सारा की तरफ देखा। "आपने तो आते ही धमाका कर दिया। होशो-हवास कायम रहते तो पूछते ना, मेरे लिए भी धमाका है ये।" सारा चाय लेकर आ गई। एक प्लेट में सैंडविचेस भी साथ रख दिए। वो उनसे इंसाफ करने लगा। अंदर कमरे में शाहीन कटहरे में खड़ी नजरें झुकाए बेजान वजूद के साथ फारूक को सच बता रही थी। वो सच जिसे वो 25 साल से बेखबर थे। नूरबानो की शादी को 9 साल होने को आए थे, लेकिन उनकी गोद में कोई फूल ना खिल सका था। एक रोज जब उन्होंने रो रो कर शाहीन को बताया कि बहुत पहले उन्होंने टेस्ट करवाए थे, जिनकी रो से नवाज औलाद पैदा करने के काबिल ना थे, तो शाहीन का दिल कट कर रह गया। उन दिनों शाहीन उम्मीद से थी। उन्होंने अपने मैके कोयटा जाकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मालूम हुआ कि वो जुड़वा बच्चों की माँ बनेगी। डॉक्टर आमना उनकी सहेली थी। उन्होंने उससे वादा लिया कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएंगी। तब नवाज कनाडा सेटल होने के लिए इंतजामात करवा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो एक बच्चा नूरबानो को दे देंगी। नूरबानो खुश थी। शाहीन ने फारूक को बता दिया कि वो डिलीवरी अपने मैके में करवाएंगी, क्योंकि ये उनकी खानदानी रिवायत है। वो जज्बज़ हुए, लेकिन नुसरत बेगम के इसरार पर मान गए। शाहीन ने आमना को दोस्ती का वास्ता देकर अपने साथ मिला लिया और जब दोनों बच्चे पैदा हुए तो फौरन एक नूर बानो के हवाले कर दिया। नूर बानो और नवाज ने पहले से प्रोग्राम बना रखा था। इस सिलसिले में एक मोटी रकम देकर उन्होंने जाली बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और यूं उस्मान की पैदाइश के 1 माह बाद वो उसे लेकर कनाडा चले गए और शाहीन उमर को लेकर इस्लामाबाद आ गई। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। फारूक जलाल में गरज रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? मुझे बताया तक नहीं। मैं बाप था उसका, मेरा खून है वो। बता देती तो आप देने देते उस्मान को। मुझे नहीं पता मैं क्या करता। वो जख्मी जानवर की तरह चक्कर लगा रहे थे। मेरी औलाद को 25 साल तुमने मुझसे जुदा रखा। 25 साल तक वो गैरों के घर पलता रहा। गैर नहीं है वो, बहन है मेरी। शाहीन ने मरा-मरा सा एहतजाज किया। खामोश रहो, मैं किसी बहन-वहन को नहीं जानता। मेरे खानदान का चिराग था वो। मेरा दूसरा बाजू था। वो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा शाहीन, कभी नहीं। वो गज़ब में इधर-उधर फिरते रहे और फिर कहर आलूद नज़र से शाहीन को देखते हुए बाहर निकल गए और शाहीन खौफ से काँपते हुए वहीं बेड पर बैठ गई। बात ही ऐसी थी, उस रात कोई सुकून की नींद ना सो सका। सब जहाँ दोनों को देख-देख कर हैरान हो रहे थे, वहाँ शाहीन की जुर्रत पर भी हैरान हो रहे थे। इतनी बहादुरी और दीदा दिलेरी की तवक्को उससे किसी को नहीं थी। हालाँकि वो माँ थीं, जाने कैसे इतना बड़ा दिल लाईं कि अपने लगते जिगर को खुद से जुदा कर दिया। नसरीन तक को ये खबर ना होने दी। नसरीन चुप-सी थी। क्योंकि शाहीन ने उनको काबिल-ए-एतमाद न जाना था, लेकिन शाहीन के ख़्याल में जितने कम लोगों को इस राज़ की ख़बर होगी उतना ही महफ़ूज़ था।
नसरीन चूंकि यहीं रहती थी इसलिए उनके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात निकल सकती थी जिसे कोई सुन सकता था। पहले तो शाहीन को ये भी इल्म ना था कि वो दोनों हम शक्ल हैं, लेकिन एक बार जब उमर 7 साल का था तो नूर बानो पाकिस्तान आई और उमर को देखकर हैरान रही क्योंकि वो बिल्कुल उस्मान की कॉपी लग रहा था। तब उन्होंने शाहीन को भी आगाह कर दिया। पहले वो उस्मान को कभी पाकिस्तान लेकर नहीं आई थी। ये पहली बार थी कि कनाडा जाने के बाद उन्होंने यहाँ का चक्कर लगाया था। तब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी उसे लेकर नहीं आएंगी क्योंकि इस तरह सबको शक हो जाता। ये ठीक था कि दो बहनों की औलादों की शक्ल आपस में मिल सकती है, लेकिन तमाम जुजियात के साथ हर नक्श, कद और डील डोल एक सा होना तो सिर्फ हम शक्ल जुड़वा बच्चों में ही हो सकता है। फारूक उस्मान को देखकर बेहद खुश थे। ज्यादा से ज्यादा वक्त वो उसके साथ गुजारने की कोशिश करते। शाहीन से बोलचाल बंद थी। शाहीन भी दोनों को साथ देखकर खुश होती। ये अलग बात थी कि फारूक की नाराजगी से वो हर वक्त दिल गिरफ्ता सी रहती, लेकिन असल में उमर और उस्मान खुश थे। दोनों को यूं लग रहा था कि जैसे अब तक वो अधूरे थे और अब मुकम्मल हो गए हों। हर वक्त दोनों साथ रहते, ढेरों बातें करते। दोनों के शौक एक थे, दिलचस्पियां एक थी। उस्मान भी कंप्यूटर के इश्क में दीवाना था। उसने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही डिग्री ले रखी थी और वहाँ एक अच्छी फर्म में जॉब भी करता था। दोनों को लिबास, रंग और खाने एक जैसे पसंद थे। चंद एक चीजें ही थी जिसमें दोनों की पसंद में फर्क था। उस्मान के लिए उमर के साथ वाला कमरा सेट किया गया था, लेकिन वो ज्यादा वक्त उमर के कमरे में ही गुजारता था। नूर आपा को बता दिया गया था, वो दम बखुद रह गई। उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि वो खुद ही उन्हें बताए बगैर वहाँ चला जाएगा। इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा असर सारा पर हुआ था। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उमर के पास अब उसके लिए वक़्त नहीं होता था। वो सारे शौक जो वो दोनों शेयर करते थे, अब उमर वो उस्मान के साथ शेयर करता था। सारा ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहती थी। वो उन दोनों को एक-दूसरे को समझने का मौका देना चाहती थी। दोनों जुड़वा थे। एक ख़ास ताल्लुक था उन दोनों में। इतने लंबे अरसे के बाद इकट्ठा हुए थे। ऐसा होना एक फ़ितरी अमर था, लेकिन यूँ लगता था कि उसका दिल अकेला हो गया था। उसका कोई हिस्सा उससे जुदा हो गया हो। वो सारा दिन ऊपर अपने पोर्शन में उदास परेशान फिरती या फिर किताबों में अपने आप को मसरूफ़ रखती, लेकिन पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगता था। नीचे वाले पोर्शन में वो कम ही जाती। उस्मान की नज़रें उसे अच्छी नहीं लगती थीं, उसकी आँखें सारा को देखते ही चमकने लग जाती। जितनी देर वो नीचे रहती, उसकी नज़रों के हिसार में रहती और ये उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो ज़्यादातर ऊपर ही रहती थी। उस दिन वो कॉलेज से लौटी तो बहुत थकी हुई थी। गुलाबी कपड़ों में उसका चेहरा धूप की तमाज़त से गुलाबी हो रहा था। लाउंज में आई तो उमर खाला के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसने वही शर्ट पहन रखी थी जो सारा ने उसे गिफ्ट की थी। सारा की आँखें उसे देखकर एकदम चमक उठी। कैसे हो उमर? वो किताबें मेज पर रखकर बैठ गई। ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर उसे देखा तो सारा ने मुंह फुला लिया। पता है कितने दिन से तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई? तो चलो अभी चलते हैं। वो एकदम उठ खड़ा हो गया। खाला जेरे लब मुस्कुरा रही थी। वो खुश हो गई। खाला अम्मी को बता दीजिएगा मैं आइसक्रीम खाने गई हूँ, हम जल्दी आ जाएंगे। बाहर आकर वो चचा जान की गाड़ी की तरफ बढ़ा तो सारा बोली, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो उस्मान लेकर गया है। आइसक्रीम पार्लर करीब ही था। गाड़ी खड़ी करके वो बाहर निकलने लगा तो वो जल्दी से बोल पड़ी, आज मेरे लिए सादा चॉकलेट आइसक्रीम लाना। आज मेरा चॉकलेट ओरियो खाने का मूड नहीं है। वो दोनों कप ही चॉकलेट आइसक्रीम के लेकर आ गया। अब बताओ तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? वो संजीदगी से बोली तो उसने सारा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नजरअंदाज तो नहीं कर रहा, बस जरा मसरूफ रहता हूँ। तुम्हें तो पता है भाई, इतने अरसे बाद मिला है। मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अभी भी संजीदा थी। क्यों भाई? उसने हैरान होकर सारा की तरफ देखा। अजीब नजरों से देखता है। कैसी नजरों से? उसकी आंखों में जैसे शरारत सी चमकी, जैसे खा जाएगा। वो जोर से कहा मारकर हंस पड़ा तो सारा ने चौंक कर उसे देखा और वो दम बखुद बैठी रह गई। बाकी सारा रास्ता वो चुप कंफ्यूज सी बैठी रही, जैसे कुछ गलत हुआ हो। घर आए तो अभी वो गाड़ी से निकली ही थी कि उमर की गाड़ी पीछे आकर रुकी और वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। उन दोनों को देखकर वो मुस्कुराया। हेलो सारा, उस्मान कहाँ गए थे? सारा ने चौंक कर फिर शशदर होकर उस्मान को देखा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप उस्मान हैं? तुमने पूछा ही नहीं, वो कंधे उचकाकर बोला तो सारा ने कंफ्यूज नजरों से उसकी कमीज की तरफ देखा। उस्मान ने उसकी नजरों के ताक़ुब में अपनी कमीज की तरफ देखा। मेरी कोई कमीज साफ नहीं थी तो मैंने उमर की वार्डरोब से ले ली। पूरी बात सुने बगैर वो चुप सी मुड़ गई। वैसे मेरी तारीफ करने का शुक्रिया, वो उसके पीछे जोर से बोला तो जाने क्यों रंज से उसकी आंखें नम हो गई। अपने कमरे में पहुंचकर वो कितनी देर खाली जहन बेड पर बैठी रही। तभी उमर की आवाज आई, खाला सारा अंदर है? क्या बात है सारा? वो अंदर आकर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? वो तशवीश से उसकी नम आंखों को देखकर बोला तो उसने संजीदगी से सारा किस्सा उसे सुना दिया। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो सारा का मूड मजीद खराब हो गया। अब ऐसे वाक़यात तो होंगे, तुम ज़रा एहतियात किया करो और पहले मेक श्योर किया करो। मैं मेक श्योर करूँ? उन्होंने कमीज़ वही पहन रखी थी
जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की है। मैंने वो कमीज क्यों दी उनको? तुमने वो कमीज क्यों दी उनको? रिलैक्स सारा, उमर ने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे तो इल्म ही नहीं, मैं तो ऑफिस गया था, उसे कोई और ना मिली तो वो वही पहन ली होगी। उसे क्या पता? सारा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मुझे बता तो सकते थे कि वो उस्मान भाई हैं, वो धीमे लहजे में बोली। कम ऑन सारा, वो कनाडा से आया है, सारी उम्र आजाद फिजाओं में रहा है। उसमें कोई झिझक और एहतियात की आदत नहीं है, तुम्हें पता है वहां के लोग कैसे होते हैं। अच्छा, आप मुझे चाय तो पिला दो, तुम्हें मालूम है ऑफिस से थका हारा आया हूँ, और तुमने आते ही अभी से लड़ाका बीवियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। वो शरारत से मुस्कुराया तो वो जल्दी से उठ गई और घूर कर उसे देखा। चंद रोज उसका मूड ठीक रहा और वो संजीदगी से किताबों की तरफ मायल रही। फोर्थ ईयर के फाइनल होने वाले थे, इसलिए खूब मेहनत करनी थी। अम्मी भी उसे ज्यादा कामों से दूर रखती थी। उमर और उस्मान इन दिनों सवात गए थे। उमर की गैर मौजूदगी उसे उदास कर रही थी और उस्मान की दूरी से उसे रिलीफ मिल रहा था। बाज़ औक़ात परेशानी भी होती है। उमर और उस्मान जुड़वा भाई थे, जब तक नहीं मिले थे तो ठीक था, लेकिन अब मिले थे तो स्पेशल बंधन में बँध गए थे, एक-दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, एक-दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। उमर उस्मान के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकता था। ऐसे में वो उसे कैसे बताती कि उस्मान की नीयत उसके बारे में ठीक नहीं है। ये नहीं था कि वो किरदार का बुरा था। उसने कभी ज़रूरत से ज़्यादा करीब होने की कोशिश नहीं की थी। दरमियान एक फ़ासला रहता था, लेकिन पहली मुलाकात में ही उसने उसकी आँखों में एक ख़ास चमक देखी थी। वो औरत थी और औरतें मर्द की नज़रें फ़ौरन पहचान लेती हैं। उसे इल्म हो गया था कि वो उस्मान के दिल में एक ख़ास जगह रखती है, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होना था। सुबह से स्टडी करके सर में दर्द होने लगा था। ऐसे में चाय का कप लेकर वो लॉन में आ गई। उसका ख़्याल था कि कुर्सी पर नींद दराज़ होकर थोड़ा रिलैक्स करेगी तो सर दर्द फ़ौरी ठीक हो जाएगा। तभी उस्मान बाहर निकला तो उसे देखकर सीधा वहीं आ गया। क्या हो रहा है? देख तो रहे हैं, वो बेमुरौवती से बोली। ये तुम्हारा गुस्सा हर वक़्त नाक पर क्यों धरा रहता है? हर वक़्त तो नहीं, आपको देखकर, वो हिसाब बराबर करने की गरज से बोली। इतना डरने की क्या ज़रूरत है मुझसे? वो मुस्कुराया। डरता कौन है? वो बेइंतहा संजीदगी से बोली। डरती नहीं तो फिर मुझे देखकर गुस्सा क्यों आता है? सारा का पारा अंदर ही अंदर हाई होने लगा, लेकिन बज़ाहिर पुरसुकून होकर बोली, आपसे किसने कह दिया कि गुस्सा डर का रिएक्शन होता है? एनीवे, उस्मान ने शाने उचकाए और उसे देखा। गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश में उसका रंग सुर्ख हो रहा था। पता है इस वक़्त क्या लग रही हो? मुझे जानने की कतई ख्वाहिश नहीं है। वो अब भी संजीदा थी। मैं फिर भी बता देता हूँ। गुलाबी लिबास में गुलाब की कली लग रही हो। फ़ुज़ूल बातें मत किया करें उस्मान भाई, आप उमर के भाई हैं, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ, आपका लिहाज़ कर जाती हूँ, वरना मैं इस किस्म की बातों को बर्दाश्त नहीं करती। उसने मतानत से कहा। उमर का क्या ताल्लुक है इस किस्से से? मेरे भाई को बीच में मत लाया करो, सीधा-सीधा मुझसे मुकाबला करो। वो सीने पर बाजू लपेटकर उसकी आंखों में देखकर बोला, तो वो हैरत से उसकी सूरत देखती रह गई। मुकाबले से क्या मतलब है आपका? मुझे आपसे मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है? मुकाबला नहीं करना तो फिर उमर को ढाल क्यों बनाती हो हर वक़्त? उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा तो वो ज़िद होकर उठ गई और अंदर आ गई। वो क्यों ऐसे कर रहा था? क्यों उसके पीछे पड़ा था? उमर सारा दिन घर से बाहर होता था और वो सारा दिन घर में मौजूद। उसकी वजह से उसका नीचे आना तकरीबन खत्म हो गया था। तब वो एक दिन ऊपर ही आ गया। सारा लाउंज में बैठी पढ़ रही थी। उसे देखकर हैरान हो गई। फ़िक्र ना करो, तुम्हारे पास नहीं आया। खाला से मिलने आया हूँ। वो मुस्कुराकर बोला। सारा ये सुनकर अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई तो वो कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। वैसे मैं कहाँ वैसे हैं कहाँ खालाजान? वो आराम कर रही हैं, मैं बुलाती हूँ। सारा उठने लगी तो उसने एकदम उसे रोक दिया। रहने दो, अगर वो आराम कर रही हैं तो। मैं तुमसे ही बातें कर लेता हूँ। उसने एक तरह से एहसान किया। सुबह से बोर हो रहा हूँ, तो आप सारा दिन घर में क्यों बैठे रहते हैं? उमर की तरह जॉब कर लें। सारा ने मशवरा दिया। उमर की तरह? वो ज़ेरे लब बोला तो उसकी आंखें चमक रही थी। तो तुम मुझे घर में नहीं देखना चाहती? उसकी बात नजरअंदाज करके वो एकदम उठ खड़ा हुआ और ऐन उसके सामने आ गया। तुम डरती हो हर वक्त मुझे देख देख कर, कहीं मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। वो बड़े गौर से उसकी आंखों में देख कर बोला। बड़ी खुशफहमी है आपको अपने बारे में। क्यों ना हो, हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, एक कशिश है मेरे अंदर। वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराया तो वो उसे देखती रह गई और फिर संजीदा होकर बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है उस्मान भाई। ये कनाडा नहीं है, इसलिए इस किस्म की गुफ्तगू मत किया करें। वैसे भी यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली, और इन तिलों में तेल नहीं है। उसने पहली बार संजीदा होकर सारा को देखा। फिर कैसे गलेगी दाल? नहीं गलेगी। वो बोली तो उसके लहजे के इस्तेहकाम ने उस्मान को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वो थोड़ी देर बैठा, खुद ही कुछ सोचता रहा, और बेइख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। देखेंगे, कहकर वो नीचे उतर गया और वो ठंडी सांस भर कर रह गई। उस्मान के इरादे उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, और वापस कनाडा जाने का तो उसका इरादा ही नहीं लग रहा था। वैसे भी सारा को पूरा यकीन था कि अब चचा जान और उमर उसे वापस जाने भी नहीं देंगे।
और फिर वो कितनी देर तज्जिया करने की कोशिश करती रही कि उसे उस्मान पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो उसकी नज़रों से इतना घबराती क्यों थी? वो बड़े आराम से उसको नज़रअंदाज कर सकती थी क्योंकि उसे तो अब हमेशा इस घर में रहना था। सारी उम्र का साथ था। वो इसी तरह डिस्टर्ब होती रही तो गुज़ारा मुश्किल हो जाएगा। अब उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अब उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और कोशिश करके उस्मान से दोस्ती ही रखनी चाहिए। यही सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? आई होप कि मेरे बारे में सोच रही हो। इतने दिनों बाद उमर को देखकर उसका दिल भर आया और 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। उमर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। मुझसे शिकायत है? वो खामोश रही। आई एम सॉरी सारा। उसने बेइख्तियार उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वो रोते-रोते हँस पड़ी। ये हुई ना बात, मुझे पता है सारा। आजकल मेरे पास वक़्त कम है। वो कुर्सी ऐन उसके सामने करके बैठ गया, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा कि तुम्हारा ख़्याल, तुम्हारा एहसास हर वक़्त मेरे साथ रहता है। मैं जहाँ भी हूँ, मुझे पता है उमर, फिर भी मैं तुम्हारा नज़रअंदाज़ करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता सारा। वो उसे यकीन दिलाने लगा। आजकल मैं खुद तुम्हें पढ़ने को मौका दे रहा हूँ ताकि तुम फ़ेल ना हो जाओ। वो शरारत से मुस्कुराया। फिर काफ़ी देर दोनों बातें करते रहे और जब उमर गया तो वो हल्की-फुल्की हो चुकी थी। उसने उस्मान और उसकी बातों के बारे में उमर को कुछ नहीं बताया। फिर उसे बताती भी तो क्या, उसके पास अल्फ़ाज़ नहीं थे। 5वाँ और आखिरी साल काफ़ी टफ़ था। सारा को इस साल और भी मेहनत करना थी, इसलिए वो बहुत कोशिश करती कि कोई फ़ुज़ूल ख़्याल दिल में ना आए। ज़्यादा सोचने से भी परहेज़ करती। अम्मी और ख़ाला भी उसे पूरा मौका फ़राहम करती थी कि पढ़ने का। उसके खाने का ख़्याल रखती। उमर तो अक्सर उसे चाय कमरे में ही दे जाता था। उस्मान भी ज़्यादा तंग नहीं करता था। बस उसे देखते ही उसकी आँखों में चमक लहरा जाती और होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिलने लगती। लेकिन अब उसने सारा को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया था। उस रोज़ वो लॉन में बैठी चाय पी रही थी, साथ किताबें भी रखी थीं। तभी उमर की गाड़ी आई। उमर और उस्मान दोनों अंदर आए। उमर की तो उस पर नज़र ना पड़ी, लेकिन उस्मान आते-जाते लॉन में इस कोने की तरफ ज़रूर देख लेता था। उसे देखकर उधर ही आ गया। पढ़ाई हो रही है और साथ-साथ चाय का भी मज़ा लिया जा रहा है, वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर पूछने लगा। वो चूँकि इरादा कर चुकी थी कि उसे देखकर गुस्सा नहीं करना, इसलिए लबों पर मुस्कुराहट लाकर देखा। चाय पिएँगे? उस्मान ने हैरत से उसे देखा और फिर अपनी तरफ अंगूठा करके बोला। तुम्हें गलती तो नहीं हुई? मैं उस्मान हूँ, जानती हूँ। वो फिर मुस्कुराई तो उस्मान की आँखें चमक उठी। क्या गोया सीज़-फायर हो गया? जी बिल्कुल, क्यों? मैंने सोच लिया है कि आपसे दोस्ती रखनी है। उस्मान ने बहुत गौर से उसकी मुस्कुराहट देखी। क्यों? उमर की खातिर। ओह गॉड! वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुम हर बात में उमर को क्यों ले आती हो? उमर की खातिर अगर तुम मुझ पर दोस्ती का एहसान करने जा रही हो तो मत करो दोस्ती। सारा ने परेशान होकर उसे देखा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी वजह से मुझसे दोस्ती करो, सिर्फ़ मेरी ज़ात की वजह से। मुझे उमर के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी शख्सियत में इतनी कशिश है कि मुझे मेरी वजह से पसंद किया जाए। आखिर उमर में क्या है जो मुझ में नहीं है बताओ? उस्मान ने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। सारा अभी तक उसके बदलते मूड के शौक में थी। फिर संजीदगी से बोली, तो आप उमर से जेलसी फ़ील करते हैं? उस्मान ने चंद लम्हे उसकी आँखों में आँखें डालकर कहा, उमर से जेलस होने की कोई एक वजह मुझे बता दो। सारा की चमकती आँखों में एक शम्मा सी जलने लगी। उस्मान को ऐसे देखकर उसे मज़ा आया। बता दूँ? उसने भी वापस उसकी आँखों में देखा। उस्मान कुछ नहीं बोला, उसी तरह सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा। मुस्कुरा भी ना सका। उमर के लिए मेरे दिल में स्पेशल फीलिंग है। कैसी फीलिंग? वो ठिठक गया। खुद ही समझ जाइए। उसने भी सोच लिया था कि आज दिल की बात उस तक पहुँचाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी, इसलिए नज़रों को झुकाकर धीरे-धीरे बोली, वो जो एक लड़की के दिल में होती है, इतनी अनजान मत बनिए। सारा ने गौर से उसे देखा। उस्मान के चेहरे पर एक साया-सा लहरा कर गुज़र गया। और उमर? वो बेइख्तियार बोला। उमर के दिल में भी। हाँ, उमर के दिल में भी। वो थोड़ी गुलाबी हो गई, तो वो एक झटके से उठा और लंबे-लंबे डग भरता अंदर चला गया। और वो उसे जाते हुए देखती रही। दिल में थोड़ी कसक सी हुई, लेकिन उसे इत्मीनान था कि उसने उस्मान को किसी गलतफ़हमी का शिकार होने से बचा लिया था। और जब अंदर आई तो उस्मान अपने बालों में उँगलियाँ फेरते हुए इज़्तिरारी कैफ़ियत में लाउंज में चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर कुछ था जिससे वो ठिठक गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। कितने दिन यूँ ही फीके-फीके गुज़र गए। सर्दियों की आमद थी, हवा में खुनकी महसूस की जा सकती थी। सबने हल्की शॉल और हाफ स्वेटर निकाल लिए थे। खाला और अम्मी ने गरम कपड़े निकाल कर धूप लगवाई और जो धोने वाले थे धुलवाए, लिहाफ निकाल कर उनको भी धूप लगवाई गई। हीटर्स निकलवा कर साफ करवाए, चिलगोज़ों और मूँगफलियों का स्टॉक इकट्ठा किया गया। अक्सर सब लोग ऊपर या नीचे लाउंज में मज़े उड़ाते रहते। सारा को अक्सर चाय बनाना पड़ती, लेकिन बाज़ औक़ात वो पढ़ाई का बहाना करके ये काम उमर के हवाले कर देती। सारा ने नोट किया कि उस्मान कुछ खामोश हो गया था।
ना तो उसे तंग करता और ना ही उस पर जुमले कसता। अब उसकी नजरों का रंग बदल गया था। अब उनमें अजीब सा तअस्सुर और शिकवा होता था, लेकिन सारा जानबूझकर उसकी तरफ नहीं दिखती थी। हालांकि कभी-कभी उसकी नजरों की तपिश साफ महसूस करती थी। उस दिन नाश्ते के बाद अम्मी ने फिर वही मौजू छेड़ दिया। तारिक भाई ने घबराकर अब्बू की तरफ देखा। तारिक, आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सारा को उन पर तरस आने लगा। जाने क्या बात थी, वो इस मौजू से इतना भागते थे। भाई, वो लजाजत से बोली, क्यों नहीं मानते आप? मेरा इतना दिल चाहता है एक भाभी हो घर में और हम सहेलियां बनकर रहें। पहले कम सहेलियां हैं। उन्होंने बात को हंसी में उड़ाना चाहा। देखो बेटा, अब उन्हें पहली बार मुदाखलत की, ऐसे तो नहीं चलेगा। शादी करना सुन्नत है और ना करने की कोई वजह भी तो हो। अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगी? तारिक भाई के चेहरे पर साया सा लहरा गया। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश में उठ खड़े हुए। मैं जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी हो चुकी है। उन्होंने बहाना गढ़ा। अब उन्हें गौर से उन्हें देखा। कितना अरसा हुआ? 5 साल। एक के बाद दूसरा झूठ। तो बेटा, इतना अरसा काफी होता है खुद को समझाने के लिए, नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए। तुम उसकी खातिर सारी जिंदगी जोक तो नहीं ले सकते, ये मुमकिन नहीं है। उम्र के किसी हिस्से में तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुमने इतने साल गंवाकर अपना कितना नुकसान किया है। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। मैं सब समझता हूँ अब्बू। 32 साल का हो चुका हूँ, कोई टीनेजर नहीं हूँ। हर बात का इदराक है, हर पहलू की खबर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और प्लीज अब मुझे इजाजत दीजिए। वो एकदम घर से बाहर निकल गए। सारा बोझल दिल लिए अपने कमरे में आ गई। उसने ठंडी सांस भरकर अपनी किताब खोल ली। अगली सुबह वो किचन में मसरूफ रही। आज उसकी सालगिरह का दिन था। उस दिन सब घर वाले ऊपर ड्राइंग रूम में इकट्ठा होते थे और सारा के हाथ की तैयार की हुई बिरयानी से लुत्फानंदोज होते थे। सुबह सुबह उमर ने उसे बर्थडे विश किया था, तो साथ ही एक खूबसूरत सा सूट भी उसे दिया था शाम में पहनने के लिए। सारा ने देखा, पिंक और पर्पल कॉम्बिनेशन वाला बेहद खूबसूरत सूट था। पर्पल कमीज के आस्तीन पर गले पर बारीक पिंक फर्ल लगी हुई थी और साथ में पिंक रेशमी धागे से नफीस कढ़ाई की गई थी। पिंक चूड़ीदार पाजामा था और पिंक ही बड़ा सा दुपट्टा था, जिसके चारों तरफ पिंक और पर्पल बनारसी पट्टी लगी हुई थी। हाय, ये मैं कैसे पहनूंगी? वो एकदम से बोली। तुम्हें तो पता है मैं सादा लिबास पहनती हूँ, ये खास फंक्शन है। उमर ने मुस्कुरा कर देखा। तो खास फंक्शन में सादा लिबास नहीं पहना जाता। ये खास तुम्हारे लिए खरीदा है। सुबह से तस्वीर सुबह से तस्वुर में कितनी बार तुम्हें पहने देख चुका हूँ और अब हकीकत में भी देखना चाहता हूँ। उमर जिद्दी लहजे में कहकर चला गया। शाम को वो तैयार होकर बाहर आई तो खाला और अम्मी ने बेइख्तियार उसकी बलाएं ले डाली। माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। उमर के उमर ने ड्रिंक सर्व करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उस्मान अपना ड्रिंक थामे गुमसुम बैठा था। आज पहली बार उसे इस रूप में देख रहा था और उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थी। फिर जाने वो क्यों आजर्दा हो गया। क्या बात थी आखिर उसमें, जो पहले ही दिन चेहरे ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। लाख चाहने के बावजूद वो दामन नहीं बचा पाया था। उसे मालूम था वो उमर के लिए, फिर भी वो अनदेखी आग में पिघल रहा था। अब्बू और चचा ने भी उसे ढेरों दुआएं दी। टेबल सेट करके उसने बिरयानी रखी तो सब उठ खड़े हुए। खाना लेकर सब अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए, लेकिन उस्मान अपनी जगह ख्यालात में गुम था। वो चूंकि मेजबान थी इसलिए करीब आ गई। आप नहीं ले रहे कुछ? मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, उस्मान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। अरे, वो हैरान हुई। उमर को तो बहुत पसंद है। इसका मतलब है मुझे भी पसंद होनी चाहिए। उस्मान ने होंठ भींच कर उसे देखा। वो खामोशी से चली गई। खाने के बाद वो चाय बनाने किचन में आई तो वो भी पीछे आ गया। बिरयानी के अलावा और कुछ है खाने को? सारा को गुस्सा आ गया। इतनी मेहनत और इतने शौक से उसने बिरयानी बनाई थी और वो नखरा दिखा रहा था। आप चख कर तो देखें, हो सकता है पसंद आए आपको। उस्मान उसकी बात नजरअंदाज करके बोला। उमर की और मेरी पसंद वाकई एक ही है, हर चीज में, हर मामले में। सारा को मालूम था वो क्या कह रहा है, लेकिन फिर मुकम्मल तौर पर उसे नजरअंदाज कर रही थी। तो फिर खाइए ना, बिरयानी पसंद होनी चाहिए आपको। तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। वो उसे जाने क्या जताना चाह रहा था। नवाजिश है आपकी, तुम अपने हाथ से डाल कर दो। वो भी ढीठ था। सारा ने घूर कर उसे देखा। बाहर टेबल पर पड़ी है डिश, वहां जाकर अपनी प्लेट में डाल लीजिए और हाँ, उमर को भेज दीजिएगा इधर। क्यों? वो जाते जाते रुक गया। मुझे उसकी हेल्प चाहिए। मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। वो जाना नहीं चाहता था। प्लीज उस्मान भाई, वो जिद हो गई। क्यों तंग कर रहे हैं? तुम्हें तंग करके मजा आता है मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात जहन में रखा करे। उसी वक्त उमर अंदर आ गया। भाई, क्या हो रहा है? चाय पक रही है या पाए? उमर ने एक नजर दोनों की तरफ देखा। उस्मान भाई तंग कर रहे हैं कि बिरयानी के अलावा और दो खाने को, कुछ और दो खाने को? क्यों यार? उमर हैरान हुआ। तुम्हें तो बिरयानी बहुत पसंद है। तुम हर बार रेस्टोरेंट में बिरयानी ही ऑर्डर करते हो, फिर आज
सारा ने घूमकर हैरान नजरों से उस्मान को देखा। उस्मान ने नजरें चुरा ली। बस आज दिल नहीं चाह रहा। सारा का दिल दुख गया। वो इसलिए बिरयानी नहीं खा रहा था कि सारा ने बनाई है। आखिर मसला क्या है उसके साथ? लाओ ट्रे मुझे दो। उमर ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। वो बाहर आए तो उस्मान बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल रहा था। चाय तो पी लो उस्मान, उमर ने पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करके निकल गया। फिर रात तक वो घर ना आया। सारा इस्तेराबी कैफियत में ऊपर मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रही। रात 10 बजे के करीब वो लाउंज में बैठी पढ़ रही थी कि नीचे बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। आ गई बेटा, इतनी देर कर दी, खाला की आवाज आई। कहाँ रह गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी। क्यों क्यों परेशान हो रही थी? वो अक्खड़ लहजे में बोला। अरे बेटे हो मेरे, खाला दुखी आवाज में बोली। बेटा हूँ, वो जहर आलूद लहजे में बोला। बेटा हूँ तो क्यों गैरों के हवाले कर दिया था? खाला ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा और खामोशी से सर झुका दिया। बोलिए ना, मुझे क्यों उनके हवाले कर दिया था? उमर को क्यों नहीं किया? खाला के पास भला इसका क्या जवाब था? उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपको मालूम है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है आपकी वजह से? वो गुस्से से बोला। अगर आज मैं उमर की जगह होता तो सारा की सांस सीने में अटक गई। वो क्या कहने जा रहा था? अगर कह देता तो? तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। खाला को क्या समझ आती? जो हो गया सो हो गया। अब तो तुम हो ना मेरे पास। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उदास था, दिल गिरफ्ता था और मायूस था। मैंने इस वजह से अपनी जिंदगी खो दी, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। खाला वहीं बैठी समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी समझ में कैसे आ सकता था कि वो क्या कह रहा है। लेकिन सारा के जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। वो भी मायूस और दिल गिरफ्ता सी अपने कमरे में आ गई। पढ़ने का तो सवाल ही ना था। रात देर तक सोचों में उलझी रही, नींद भी ठीक से ना आई। सुबह आंख भी देर से खुली तो बगैर नाश्ता किए जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर और किताबें लेकर वो नीचे उतरी। भागकर बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रही थी कि अंदर आते उस्मान से बुरी तरह टकरा गई। उस्मान ने जोर से अपना माथा दबाया। सॉरी। चोट तो सारा को भी लगी थी, लेकिन चूंकि उसका कसूर था इसलिए माजरत कर ली। और कितनी चोटें दोगी मुझे? उस्मान के लबों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट थी। सारा ने ठिठक कर उसे देखा और जल्दी से बोली, आई एम सॉरी उस्मान भाई, रास्ता दे प्लीज, मेरी वैन मिस हो जाएगी। वो जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वैन को मिस होना था हो गई। मैं छोड़ा हूँ, शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी। वो आगे बढ़ने लगी तो उस्मान ने उसका बाजू पकड़ लिया। बैठो गाड़ी में। वो इतने सख्त लहजे में इतनी संजीदगी से बोला कि न चाहने के बावजूद भी दरवाजा खोल कर बैठ गई। वो अंदर से चाबी लेकर आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो खामोशी से सामने सड़क पर देखता हुआ ड्राइव करता रहा। आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव मुश्किल तो नहीं लगती? सारा ने जमूत तोड़ने की गर्ज से बात शुरू की। अब तो आदत हो गई है, उसने कहकर एक नजर सारा पर डाली, फिर बोला, तुम रात देर तक लाउंज में स्टडी करती रही हो? हाँ, आपको कैसे पता? लाउंज की लाइट जल रही थी और यूं भी मुझे तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाता है। सारा खामोश सामने देखती रही। फिर तो तुमने मेरी और अम्मी की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो धक से रह गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो इसलिए पूछ रहा था। नहीं तो मैंने कुछ नहीं सुना। सारा के साफ झूठ बोलने पर वो मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तुम्हारी पार्टी अच्छी रही कल। हालांकि आपने तो खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो बरजस्तगी से बोला तो माहौल को हल्का फुल्का करने की गरज से वो बोली, अब ये ना कहिएगा एक दिल था मेरे पास वो भी तुम्हें दे दिया। ये नहीं कहूंगा, वो सामने सड़क पर नजरें जमाए बोला, बल्कि ये कहूंगा कि मेरे पास जितने भी दिल थे सारे के सारे तुम्हें दे दिए। वो अनजान बनकर बोली, आप इंसान हैं या मॉन्स्टर? ध्यान से रहना, ये मॉन्स्टर तुम्हें कहीं खा ना जाए। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। मॉन्स्टर छुपकर अचानक वार करते हैं। आप वो वाले मॉन्स्टर नहीं हैं, इतना मुझे यकीन है। शुक्रिया इस यकीन का। वो कितनी देर खामोश रहने के बाद बोला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो सारा, मैं यूं ही तो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ। सारा ने एकदम घबरा कर उसे देखा तो वो जल्दी से बोला, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ एक बार तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह बन चुकी है वो ना तो पहले मैंने किसी को दी है और ना ही आइंदा कोई ले सकेगा। लेकिन मुझे तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम उमर के साथ सारी उम्र खुश रहो और मैं ये सोचकर खुश हो जाऊंगा कि तुम खुश हो। और प्लीज मेरी बातें सुनकर गमज़दा नहीं होना और ना ही अपने दिलो दिमाग पर बोझ डालना। सारा धड़कते दिल के साथ उसकी बातें सुनती रही। फिर एक दिन उसने सुना कि उस्मान ने वापस कनाडा जाने का फैसला कर लिया है। खाला जान बहुत अफसुर्दा थी। चचा भी परेशान थे। अभी तो उन्होंने बरसों की उससे महरूमी के साथ समझौता भी नहीं किया था। अभी तो वो इस खुशी से आशना हुए थे और वो जाने की बातें कर रहा था। वो तो समझ रहे थे कि अब वो सारी उम्र यहीं रहेगा। मैं कनाडा को बहुत मिस कर रहा हूँ अब्बू, अपना घर भी याद आ रहा है। अब ये तुम्हारा घर है बेटा, मैं सारी उम्र वहां रहा हूँ अब्बू, अब और कोई जगह अच्छी नहीं लगती। आप फिक्र क्यों करते हैं? अब तो मैं आता जाता रहूंगा। वैसे भी अभी मेरे जाने में काफी देर है, रिलैक्स हो जाएं। सारा ने सुना तो फौरन उसके पास आई। आप वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। वो कंप्यूटर के सामने था। उसने सारा की तरफ नहीं देखा बल्कि सामने स्क्रीन पर नजरें जमाई रखी। सच कह रहे हैं? सच कहता हूँ कि झूठ की आदत नहीं मुझे। शुक्र है खुदा का, मैं तो डर गई थी।
अपनी वजह से जा रहा हूँ। वो मुस्कुराया। दरअसल मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, इसलिए खुद को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाकर दूर ले जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। वो शरारत से मुस्कुराया, लेकिन जवाब में वो मुस्कुरा ना सकी। अगर इजाजत हो तो तुम्हारे उमर को ले जाऊं सियाहत के लिए, शुमाली इलाका जात। सारा का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। उसने महजूब अंदाज से उस्मान की तरफ देखा। मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? आपका भाई है, उससे पूछे। वैसे भी अच्छा है, मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ना है। बहुत शौक है डॉक्टर बनने का, बहुत ज्यादा। इंसानियत की खिदमत करने का, वो शरारत से बोला। मैं वाकई खिदमत करना चाहती हूँ, मान लिया। इतनी जल्दी? बस तुमसे ज्यादा झगड़ा करने को दिल नहीं चाहता, इसलिए जल्दी हथियार डाल देता हूँ। आज से जीतना बहुत मुश्किल है। हारा भी मैं ही हूँ। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो फौरन बाहर निकल आई। सर्दी बहुत बढ़ रही थी। मरी में शदीद बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद आजकल सर्द हवाओं की जद में था। उस दिन सब नीचे लाउंज में बैठे मूंगफली और चिलगोजों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अबू और चचा तो सियासत पर गुफ्तगू कर रहे थे, और अम्मी और खाला रोजमर्रा के कामों और महंगाई पर। सारा बेटा, तुमसे कहा था बाजार जाओ तो अपने चचा के लिए स्वेटर ले आना। पीछे से खाला ने पुकारा तो वो रुक गई। आज ही चली जाऊंगी खाला, आज मेरे पास टाइम है। हाँ, आज ही चली जाओ। और अकेली मत जाना, उमर को साथ लेकर जाना। वो कपड़े बदल कर नीचे आई तो उमर लाउंज में नहीं था। उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। उमर ग्रे सूट पर ब्लैक एंड रेड टाई लगाए कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। साथ में उस्मान भी था। इतने हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो? सारा ने शरारत से कहा। वो उस्मान को नजरअंदाज करके उमर की तरफ मुतवज्जो हो गई। खाला तो कह रही थी उमर के साथ मार्केट जाकर चंद चीजें ले आओ। सॉरी। उमर ने माजरत से उसे देखा। मेरी तो बहुत अहम बिजनेस मीटिंग है, अगर तुम पहले बता देती तो। मारे गए। उस्मान ने बालों में उंगलियां फेरकर बेचारी सी शक्ल बनाई। अब उसूलन तो मुझे कहना चाहिए कि मैं ले जाता हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। अरे सारा रुको। उमर ने उसे आवाज दी। चली जाओ ना उस्मान के साथ, वो पहले ही जा रहा था कुछ खरीदने के लिए, और मुझे कोई एतराज भी नहीं। उस्मान ने लुकमा दिया। नवाजिश है आपकी, कहकर वो गाड़ी में बैठ गई। ध्यान से चलाना यार, उमर ने ताकीद की। फिक्र ना करो, जानता हूँ तुम्हारी कीमती चीज ले जा रहा हूँ, उस्मान ने शरारत से उमर की तरफ देखकर कहा, और फिर दरवाजा बंद करके उसकी तरफ देखा। और अपनी भी, तेरे लब कहकर उसने गाड़ी बैक की। सारा खामोश बैठी रही। वो उससे झगड़ना नहीं चाहती थी। दोनों खामोश अपनी अपनी जगह बैठे, जाने क्या सोच रहे थे कि उस्मान एक मोड़ पर अपनी राइट हैंड ड्राइव की आदत के मुताबिक गलत तरफ मुड़ गया, और सामने से आती गाड़ी को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। सामने वाली गाड़ी ने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाकर हादसा होने से बचा लिया, लेकिन उस्मान ने जोर से जो ब्रेक पर पांव रखा तो वो दोनों जोर से झटका खा गए। सारा का सर तो बहुत जोर से सामने डैशबोर्ड से टकराया, और चंद लम्हे तो उसे समझ ना आया कि क्या हुआ है। सारा, सारा, उस्मान ने उसे झिंझोड़ा। तुम ठीक हो? वह बेकरारी से उसकी तरफ देखते हुए उसे सीधा कर रहा था, तो उसके माथे पर खून की पतली सी लकीर देखकर हवास भागता हो गया। सारा को सीट के साथ लगाने के बाद उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट किया और सीधा अस्पताल की तरफ मोड़ ली। सारा प्लीज घबराओ नहीं, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम सीधे अस्पताल जा रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इतना बेचैन और बेकरार लग रहा था कि सारा पूरी तरह होशो हवास में ना होने के बावजूद उसकी बेकरारी महसूस कर रही थी। बस चंद मिनट के बाद थे, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा सारा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो साथ साथ उसकी तरफ भी देखता जा रहा था। डॉक्टर मरहम पट्टी कर देगा और तुम्हें पेन किलर भी दे देगा, तुम्हें बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। उस्मान भाई, वो बोलने में इतना मगन था कि सारा को उसके स्टीयरिंग घुमाते हाथ पर अपना हाथ रखना पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस्मान भाई। वो स्टीयरिंग पर अपने हाथ पर उसका हाथ देखकर साकित हो गया, और फिर जल्दी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो कोशिश करके मुस्कुराई। ओ थैंक गॉड, उसके चेहरे की रौनक लौट आई और उसने गहरा सांस लिया। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी उम्र खुद को कभी मुआफ ना करता। जाने क्या था उसके चेहरे पर और उसके लहजे में कि सारा का दिल बुरी तरह दुख गया और आंखें आंसुओं से भर गई, जैसे बहुत नाजुक आबगीनों को ठेस लग गई हो। उस्मान एकदम होश में आ गया। और फिर मैं उमर को क्या मुंह दिखाता? उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तो मेरी जान ही खा जाता। उस्मान उसके मना करने के बावजूद उसे अस्पताल लेकर आया, और उसकी मरहम पट्टी के बाद शॉपिंग का सवाल ही न था। दोनों घर आए तो सारा का माथा देखकर सब चौंक गए। सारा ने सादा अल्फाज में कहानी बताई तो सबने सुकून का सांस लिया। उसे नीचे ही लाउंज में बिठाकर खाला गरम दूध लाई। अम्मी ने उसका सर गोद में रख लिया। तुम बहुत बेपरवाह उस्मान, अगर बच्ची को ज्यादा चोट लग जाती तो? खाला जान ने उस्मान को सरजनिश की। सारा ने देखा वो खामोश था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे अपने आप से खफा हो, और बार बार वो अपने हाथ से अपनी गर्दन को बेइख्तियार दबा रहा था। वो एकदम उठ बैठी। उस्मान भाई, आपको चोट आई है? बस मामूली सी, इतनी जोर से झटका लगा था। मामूली चोट कैसे हो सकती है? मेरा चूंकि खून निकल आया, इसलिए आपका ध्यान मेरी तरफ ही रहा और अपनी चोट बर्दाश्त करते रहे। गर्दन के मसल ज्यादा तो नहीं खिंच गए?
खाला उस्मान भाई को भी दूध और पेन किलर दे दे। मैं ठीक हूँ। जाने क्या हो गया था उसे कि वो उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। खाला उसे दूध और पेन किलर दे आई क्योंकि उसने बाहर आने से इनकार कर दिया था। सारा ऊपर अपने कमरे में आई तो उसका दिल जाने क्यों भरा हुआ था। यूं ही तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे वजह समझ में नहीं आ रही थी। वो क्यों इतनी परेशान थी। दिल में एक कसक सी जो थी वो क्या थी। उस्मान की उसके लिए इतनी बेकरारी और बेचैनी ने उसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा कर दिए थे। वो उन्हें कोई नाम देने से कासिर थी। अभी कल ही जब वो कह रहा था मैं एक कांटा हूँ तुम्हारे रास्ते का, जब चला जाऊंगा तो रास्ता साफ हमवार और शफाफ हो जाएगा। कोई कसक नहीं रहेगी दिल में, फूल ही फूल खिल उठेंगे। उमर होगा, तुम होगी, उस्मान नहीं होगा। जाने कहाँ होगा बेचारा, कहाँ की खाक छान रहा होगा। वो जाने क्यों बेचैन हो गई थी, दिल में चुभन सी होने लगी थी। क्या वो ऐसा चाहती है? क्या वो चाहती है कि वो हमेशा के लिए चला जाए और कभी नज़र ना आए? अगर वो चला गया तो वो हमेशा खुद को कसूरवार समझेगी कि उसने 2 जुड़वा भाइयों को एक-दूसरे से अलग कर दिया। वो 25 साल बाद मिले थे और अभी तो जी भर के एक-दूसरे की कंपनी का लुत्फ़ ही नहीं उठाया था। वो उमर और उस्मान दोनों की मक़रूज़ हो जाएगी। पता नहीं सारी ज़िंदगी उनका कर्ज़ अदा भी कर सकेगी या नहीं। इतना बड़ा बोझ लेकर क्या वो ज़िंदा रह सकती है? और क्या सिर्फ़ यही वजह है कि उसके जाने से अफ़सुर्दा हो रही है या कोई और वजह, कोई और राज़ है? सोचते-सोचते वो जाने कब सो गई। अगले रोज़ छुट्टी थी। रात को बेचैन नींद की वजह से आँखें ज़रा देर से खुली। बाहर आई तो अम्मी सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है, कर लेना और मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ। उमर और उस्मान सैरो-सयाहत के लिए शुमाली इलाका जा चले गए, तो वो कितनी देर तक उदास रही। दिल ऐसे बैठा जा रहा था, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, किताबें उसी तरह पड़ी थी। दोनों इकट्ठे ही चले गए थे, सारी रौनक साथ ले गए थे। खाला और चचा भी बहुत उदास थे। दोनों भाइयों को साथ-साथ देखकर खुश होते थे। ये अलग बात थी कि चचा अभी तक खाला से नाराज़ थे। ज़रूरत के अलावा कम ही बात करते थे। एक किस्म की सरमेहरी आ गई थी दोनों के बीच। और सारा को हैरत थी कि वो उमर के साथ-साथ उस्मान को भी मिस कर रही थी। उसकी बातें, बरजस्ता जुमले, शोखी और शरारत उसे अक्सर याद आती। रोज़ाना दोनों उसे उससे फ़ोन पर बात करते और दिन भर की सरगर्मियाँ उसे बताते और फिर उसने उन्हें मना कर दिया कि वो उसे फ़ोन ना करें, क्योंकि अब वो पूरी दिलजमई से पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। चंद दिन के बाद उसके फाइनल शुरू होने वाले थे। वो पूरी तवज्जो से एग्ज़ाम देना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें बता दिया था कि वो इम्तिहानों के बाद सारी रिपोर्ट्स लेगी और एक-एक बात तफ़सील से सुनेगी। अपने मोबाइल्स पर उन्होंने बेशुमार तस्वीरें भेजी थी। फिर उसके एग्ज़ाम्स खत्म हुए हुए तो उसने सुकून का साँस लिया। शाम को घंटों सोती रही और जागते ही उमर को फ़ोन किया और साफ-साफ कह दिया कि अब सैर-सपाटा खत्म करें और वापस आएँ, क्योंकि वो बहुत तन्हा और उदास होती है। उमर ने बताया कि वो एबिटाबाद आ चुके हैं और 1-2 रोज़ बाद इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। 1-2 रोज़ में नहीं, बस कल ही आ जाओ। उसने ज़िद की। यस सर, उमर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ वो बेइंतहा एक्साइटेड थी। इम्तिहान भी खत्म हो गए थे और उमर और उस्मान भी पहुँच रहे थे। उसने उनकी पसंद की 2-3 डिशेज़ सुबह ही बना ली और नहा धोकर तैयार हो गई। अभी सोफ़े पर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। वो खुशी से भागी। हेलो, उधर से खामोशी थी। हेलो, कोई है इस तरफ या नहीं? सारा, मैं उमर। उमर की आवाज़ में जाने क्या था कि वो कुछ बोल ना सकी। उमर, क्या बात है? चंद लम्हों बाद सारा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकली। उमर की आवाज़ से जैसे सिसकी सी निकली। सारा का दिल बैठा जा रहा था। उमर, मुझे बताओ क्या हुआ है? नहीं तो मेरा दिल बैठ जाएगा, वो एक तरह से चीखी। उमर के मुँह से आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और उधर सारा के जिस्म से जान निकली जा रही थी। प्लीज़ उमर, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? उस्मान भाई किधर है? तुम अकेले हो? उस्मान हमें छोड़ गया सारा, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें जिसमें उस्मान उमर, उसके मुँह से चीख निकली। चचा जान, वो रिसीवर छोड़कर वहीं से चीखी थी। उसने अ, अम्मी ने रिसीवर लिया। चचा भागते हुए ऊपर आए और उमर ने जब उनको बताया कि उसका और उस्मान का हादसा हुआ था, जिसमें उस्मान जान से हाथ धो बैठा था और मैं खुद मौज़ाना तौर पर बच गया। चोटें तो काफ़ी आई थी लेकिन जान बच गई। तो चचा जान गुमसुम रिसीवर पकड़े खाली नज़रों से देखते रह गए। फिर जाने कब चचा जान और अब्बू एबटाबाद गए, कब वो उस्मान भाई की डेड बॉडी और उमर को साथ घर ले आए। उसे कुछ खबर ना थी, उसे कुछ होश ना था। उस वक़्त रिसीवर हाथ में लिए वो जो बैठती चली गई थी, तो फिर कितने घंटों तक उसे होश ना आया। पूरे घर की सोगवार फ़िज़ा में सब अपना-अपना शोक मना रहे थे और अम्मी हैरान और परेशान उसकी सूरत देखती रह गई। उसकी इस हालत से उनके दिल में सैकड़ों खदशात जन्म ले रहे थे। उमर और उस्मान को घर लाया जा चुका था। कई घंटों के बाद वो होश में आई तो उस्मान की तदफ़ीन की तैयारी मुकम्मल थी। उसने खाली-खाली नज़रों से सबकी तरफ देखा। "उठो सारा, उस्मान का आखिरी दीदार कर लो," अम्मी ने कहा, तो वो ट्रांस की कैफ़ियत में उठी। घर भर में कोहराम मचा था। खाला को सँभालना मुश्किल हो रहा था। चचा जान सब्र-ओ-ज़ब्त की
तस्वीर बने थे। उसने करीब आकर एक नज़र चारपाई पर पड़े उस्मान की तरफ देखा। एक लम्हे को उसका पूरा जिस्म हौले से काँपा। एक अजीब-सा एहसास था जिसने उसके पूरे वजूद को जकड़ लिया और फिर वो खामोशी से अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। दोनों हाथ गोद में रखे वो कन्फ्यूज़ नज़रों से सामने आईने में अपनी सूरत देखती रही। नकाहत से बुरा हाल था, थोड़ी देर बैठना भी मुश्किल था। वो बेजान जिस्म के साथ बिस्तर पर लेट गई, फिर गाफ़िल हो गई। फिर ढेर सारे दिन इसी तरह गुज़र गए। सब चुपचाप अपने गम से निमटने में मसरूफ़ थे। लेकिन एक बात सबने नोट की कि इस हादसे ने उमर को बिल्कुल बदल दिया था। वो बिल्कुल गुमसुम अपने कमरे में पड़ा रहता। बहुत ही कम बाहर निकलता और किसी से बात भी ना करता। लेकिन सबको उसके गम का एहसास था। उन्हें इल्म था कि उसने अपने भाई को अपने सामने मरते देखा था। इसलिए उस पर इस हादसे का सबसे ज़्यादा असर होना लाज़मी था। यूँ जैसे सबसे छुपना चाहता हो, जैसे सबसे शर्मिंदा हो। सारा खुद अपने गम से निमट रही थी। इस हादसे के बाद अभी तक उसका उमर से सामना नहीं हुआ था। जाने क्या बात थी कि वो उसका सामना करने से कतराती थी। पहले पहल तो वो अपनी कैफ़ियत समझने से खुद भी कासिर थी। उस्मान की वफ़ात पर उसके दिल और दिमाग ने जिस तरह का रिएक्शन दिया था, वो उससे दंबकुल रह गई थी। उसे यूँ मालूम हुआ था जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। उसे यकीन ही नहीं आता था कि वो हँसमुख, शोख़ शरीर उस्मान अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका दिल इस हकीकत को कबूल करने से मुनकिर था। जब उसकी वफ़ात की खबर सुनकर वो टूटते दिल के साथ बैठती चली गई थी, तो होश में आने के बाद उस पर इस हकीकत का इंकशाफ़ हुआ था कि उस्मान उसके दिल में बहुत ख़ास जगह रखता था, वो ख़ास जगह जिससे वो पहले बेख़बर थी। जाने ये खबर थी या झुठलाने की कोशिश, हर वक़्त उसकी आवाज़ कानों में गूंजती। उसके शरीर, निगाहें, उसके दिलचस्प बरजस्ता जुमले जो उसके दिल के तारों को छेड़ते थे, तभी तो उस पर गुस्सा आता था। और फिर जब उमर की वज़ह से वो पीछे हट गया था, लेकिन हर वक़्त मोहब्बत की धीमी आँच में पिघलता था, तो सारा के दिल पर असर होना था। सारा के दिल पर असर होता था। उसे बेचैनी और बेकरारी यूँ ही तो नहीं होती थी। हर वक़्त उसके कहे जुमले कानों में रस घोलते रहते। इन गुलाबी कपड़ों में गुलाब की कली लग रही हो। इतना डरने की क्या ज़रूरत है मुझसे? अगर डरती नहीं तो मुझे देखकर गुस्सा क्यों आता है? तुम डरती हो कि हर वक़्त मुझे देख-देख कर तुम्हें मोहब्बत ना हो जाए मुझसे? अम्मी आपको पता है आपने मेरा कितना नुकसान कर दिया है? मुझे क्यों खाला को दे दिया? उमर को क्यों नहीं दिया? इस वज़ह से आपने मेरी ज़िंदगी छीन ली है मुझसे। इन सब बातों को इस गम के दौरान करोड़ों बार दोहरा चुकी थी। ये सारा वक़्त उसके साथ, उसकी यादों के सहारे गुज़रा था। और जब वो ना रहा, तो उस पर इंकशाफ़ हुआ कि वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। इसीलिए तो उसकी बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि उसकी बातों से दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती थीं। वो अपने दिल से, अपने जज़्बात से डरती थी। तो फिर उमर किस जगह खड़ा था? उसके लिए सारा के दिल में जो जज़्बात थे, वो क्या थे? अब उसे एहसास हुआ कि उमर के लिए उसके जज़्बात सारी उम्र साथ-साथ परवान चढ़ने की वजह से उनसियत के जज़्बात थे, जिनको अपनी नासमझी की वजह से उसने मोहब्बत समझा था। और जब उसे उस्मान से मोहब्बत हुई, तब उसे समझ में आया कि मोहब्बत असल में क्या होती है। उस्मान की मौत की खबर से वो किस कदर निढाल थी, यूँ लग रहा था कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई हो। कितनी देर वो होशो-हवास से बेगाना रही थी। उसे ये भी एहसास या परवाह नहीं थी कि सब क्या सोचेंगे, उसे दिल पर इख्तियार ही ना था। खाला और चचा जान उमर के रवैये की वजह से बहुत परेशान थे। ना सिर्फ ये कि वो किसी से बात नहीं करता था, बल्कि वो तो किसी से नज़र भी नहीं मिलाता था। एक दिन तो चचा जान फटी पड़े, "एक बेटा तो हमने खो दिया है उमर, अब तुम हमसे अलग-थलग होकर यूँ अकेले कुढ़ते रहोगे तो किसी के लिए भी अच्छा ना होगा। खुदा ने हमेशा उस्मान की खुशी बस चंद माह ही खुदा ने हमें उस्मान की खुशी बस चंद माह ही देनी थी। उसकी किस्मत में यही था, तुम भी इसी तरह बिहेव करोगे, तो हमारा क्या होगा?" अब्बू, वो एकदम उनके गले लग गया। मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ, मैं उसे साथ लेकर गया और वापस नहीं लाया। वो अटक-अटक कर बोल रहा था, बेटे इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, तुम खुद को क्यों इल्ज़ाम देते हो? हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तुम वापस आ गए। वो तो तुम दोनों को भी ले सकता था, लेकिन उसने हम पर करम किया। तुम्हें खबर है घर वाले कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए, कमरे से बाहर निकला करो और सबके साथ बैठा करो। अभी ये बहुत मुश्किल है अब्बू। वो फिर ठहर-ठहर कर अटक कर बोला, तो चचा जान ने परेशान होकर देखा। ये तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी ज़बान को क्या हुआ? आज पहली बार वो उससे इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहे थे, वरना तो वो खामोश ही रहता था। पता नहीं, हादसे के दौरान शायद कोई झटका ज़ोर से लगा था। वो फिर उसी तरह अटक कर बोला, तो चचा जान परेशान हो गए। तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं चला जाऊँगा खुद ही, मुझे कुछ वक़्त दे प्लीज़, उसने मिन्नत से कहा तो चचा खामोश हो गए। वो घर भी जा सकते थे, सारा को पता चला तो वो शर्मिंदा हो गई। इस सारे अरसे में उसने एक बार भी उमर के बारे में नहीं सोचा था कि वो इस गम से कैसे डील करता है। उसने एक बार भी उससे नहीं पूछा था।
एक बार भी उसे तसल्ली नहीं दी थी, एक बार भी उसके कमरे में नहीं गई थी। कितनी खुदगर्ज थी वो, बस अपने ही गम को याद करके आंसू बहाती रही। और उमर क्या सोचता होगा उसके बारे में कि मैं कितनी पत्थर दिल हूँ। उस रोज वो बड़े दिनों के बाद नीचे उतरी। खाला और चचा जान लाउंज में थे। खाला, उमर अंदर है? बेटा उस्मान के कमरे में है, जाओ और जरा उसे बाहर निकालो कमरे से, शायद तुम्हारी बात सुन ले। अंदर आई तो वो खिड़की में साकित खड़ा बाहर जाने क्या देख रहा था। सारा आहिस्ता आहिस्ता आकर उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बेसाख्ता चौंक कर मुड़ा। सारा के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में अजीब से तासुरात उभरे। फिर उसने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। सारा ने घबरा कर उसके कंधे से हाथ हटा लिया और कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखा। कैसा अजीब सा एहसास रचा हुआ था उस्मान के कमरे में। उस्मान की खुशबू अभी तक चारों तरफ फैली थी। उमर, बाहर नहीं आओगे कमरे से? खाला इतनी परेशान है। उमर ने कोई जवाब ना दिया, बस सामने लॉन में घूरता रहा। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे जाने क्यों बेचैनी महसूस हो रही थी और दिल चाह रहा था कि वो उस्मान के कमरे से निकल जाए। लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे का मकीन इस कमरे में नहीं रहा। वही उसके होने का एहसास, उसकी मौजूदगी की उसकी मौजूदगी का ताकतवर एहसास हर चीज पर हावी था। वो घबरा कर कमरे से निकल आई। खाला और चचा की तरफ देखे बगैर ऊपर भाग आई और कमरे में आकर दम लिया। गहरे गहरे सांस लेते हुए वो एक अनोखी कैफियत से दो चार थी। यूं लग रहा था जैसे उस्मान हर तरफ मौजूद हो। और उमर, उमर के बारे में कोई सोच कोई ख्याल दिल में नहीं आ रहा था। उमर तो वो उमर ही ना रहा था जो कभी उसका दोस्त होता था। वो उमर की शख्सियत से इतना ही दूर लग रहा था जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे से दूर हो। अगले दिन सारा ने इरादा कर लिया कि वो उमर को इस कैफियत से निकालेगी। आखिर इतना तो था उमर का हक उस पर कि वो उसे जिंदगी की तरफ लौटाए, पशेमानी और एहसास जुर्म को उसके दिल से खत्म करे। वो बचपन से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। इस दोस्ती के भी कुछ फराइज है और ये फराइज पूरा करना बेहद जरूरी है। नाश्ता करके वो नीचे आई तो उमर के कमरे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया तो जरा सा दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था और बेड भी बेशिकन था, जैसे रात भर यहाँ कोई सोया ही ना हो। वो बाहर निकलकर उस्मान के कमरे की तरफ आई। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उमर बेड पर लेटा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो बेकरारी से अपने पाँव हिला रहा था। सारा का खाली खाली दिल उसे देखकर जाने किसी एहसास से आबाद हो गया। उसे कुछ समझ में ना आया। अंदर आकर उसने आहिस्ता से खंगारा तो उमर चौंक कर सीधा हुआ। उसे देखते ही आंखें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगा। सारा फिर कंफ्यूज हो गई। उसे देखकर उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा होता था जैसे वो गम से दूर हो गई हो। उसके दिल में रोशनी सी फैल गई हो। उमर, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, उसने एक लफ्ज बोलने पर इक्तफा किया। फिर बात क्यों नहीं करते? आंखें मिलाकर क्यों नहीं बोलते? प्लीज सारा, लीव मी अलोन। जाने क्या था उसके लहजे में। सारा ने चौंक कर उसे देखा और कितनी ही देर देखती रही, यूं जैसे किसी मकनातीसी ताकत के जेर असर हो। इस अरसे में उमर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उसे बैठने को कहा। सारा उसके चेहरे की तरफ देखती देखती आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और फिर भागकर कमरे से निकल गई। कमरे में आकर कितनी ही देर वो बेहिसो हरकत बैठी रही। उमर के अंदाजे में क्या था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी? ये वो उमर नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ गलत था, बहुत गलत, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उस्मान के कमरे में उमर क्यों रहता था? अपने भाई से अपने भाई से कुर्ब महसूस करने के लिए? इस हादसे के दौरान क्या हुआ था जिसने उमर को यूं बदल कर रख दिया था? यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। वो घबरा कर जल्दी से किचन की तरफ भागी। अम्मी ने उसे आज दोपहर का खाना बनाने के लिए कहा था और वो सो गई। किचन में अम्मी ने सब काम कर लिया था। वो शर्मिंदा हो गई। अम्मी, सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने खुद तुम्हें नहीं जगाया। सोचा कमजोर हो गई हो, जरा आराम मिलेगा। अम्मी, मुझे उठा दिया होता। देखे ना, क्या आप इतनी कमजोर नहीं हो रही हैं? ये तो एक माँ ही जानती है बेटा। अम्मी ने प्यार से उसे देखा। उधर नसरीन उमर के लिए इस कदर परेशान है। बच्चा यूं लगता है जैसे गूंगा बहरा हो। बोलता भी है तो अटक अटक कर और ठहर ठहर कर। नसरीन लाखों बार कह चुकी है डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मुझे तो लगता है जैसे वो उमर ही ना हो, कोई और हो। कैसा फर्माबरदार बच्चा था उमर। सारा पुरसोच नजरों से उनको देखते हुए बाहर आ गई। उस रात सारा बहुत खुश, बहुत मुतमईन थी। उमर को उसने सारे दिन में कम ही देखा था। रात अपने कमरे में जाने से पहले वो जाने किस ख्याल के तहत नीचे आई तो वो आज अपने कमरे में ही था। बेड के किनारे पर वो हाथ में कोई चीज लिए गुमसुम सा बैठा था। सारा ने पास जाकर देखा तो वो छोटी सी बांसुरी थी। सारा को इस बांसुरी की बहुत अच्छी तरह पहचान थी। उमर जब 12 साल का था तो चचा जान एक स्पेशल आदमी से
उसके लिए वो बांसुरी बनवा कर लाए थे। उमर की आंखें खुशी से चमक उठी थी। फिर चचा जान ने उसे बांसुरी बजाने की तालीम दी। वो खुद भी अच्छी बांसुरी बजाते थे और उमर ने जल्द ही बहुत मेहनत से एक मशहूर पुराने गाने की धुन बनाना सीखी थी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। और उसे बांसुरी पर सिर्फ यही गाना बजाना आता था। बाद में हो सकता है उसने और भी सीखा हो, लेकिन जब भी बांसुरी बजाता था यही धुन बजाता था। बचपन से ही उसे उसकी धुन अच्छी लगती थी और सारा को भी वो इतनी पसंद थी कि वो अक्सर उससे फरमाइश करके सुनती थी। आज उसके हाथ में बांसुरी देखकर सारा को पुराने दिन याद आ गए। क्या कर रहे हो? वो करीब आई तो उमर ने एक लम्हा को गौर से उसे देखा। सारा एकदम झेप गई। उमर की आंखों में एक खास चमक और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। सारा साकित हो गई। जाने क्या एहसास था जिसने उसे एकदम अपने बाजुओं में लिया था। वो घबराकर थोड़ा पीछे हटी और फिर संभल गई। उमर, मुझे वही धुन सुनाओगे? कौन सी धुन? वो बेख्याली में बोला। वही जो तुम्हें बहुत पसंद है और हमेशा मुझे सुनाते हो। उसने कंफ्यूज होकर कहा तो उमर एकदम साकित हो गया। उसकी आंखें एकदम सर्द सी हो गई। मुझे कोई धुन याद नहीं। और तुम जाओ, ये कोई वक्त है मेरे कमरे में आने का? उस पर घड़ों पानी पड़ गया, लेकिन वो उलझनों में घिरी सोचों में खोई अपने कमरे में आ गई। क्या गलत था? कौन सा एहसास था जो उसे तंग कर रहा था? कोई बात थी, कोई उलझन तो थी जिसका सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो कितनी देर बैठी सोचती रही। और उस वक्त उसे उमर से वो धुन सुनने की फरमाइश नहीं करनी चाहिए थी। अभी वो इस हाल में है कि वो नॉर्मल अंदाज में पुरानी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। उसे शर्मिंदगी सी होने लगी। क्यों उसे धुन सुनने की फरमाइश की? कैसे टालना पड़ा? झूठ बोलना पड़ा कि उसे कोई धुन याद नहीं। सारा ने दोनों हाथों से कनपट्टियों को दबाया। आखिर क्या उलझन है? क्या बात है जो मेरे लाशऊर को तंग कर रही है? फिर जाने कब वो सोचती सोचती सो गई। अगली सुबह अम्मी ने उसे जल्दी जगा दिया। वो अम्मी के हाथ से चाय लेकर ऊपर आ गई और चाय के हल्के हल्के घूंट लेते हुए कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। हवा के दोष पर मुगनिया की आवाज का जादू बिखर गया। दश्त तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्जा है तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के गुलाब। दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। सारा आंखें बंद करके जाने कहाँ पहुंच गई। उस्मान की मौजूदगी का एहसास, उस्मान की आवाज, उस उस्मान की आवाज की शीरीनी, उसकी कुर्बत का सहर और उसके पहलू के समनो गुलाब हर तरफ खिल रहे थे। उसकी मशहूर कन खुशबू। उस्मान नहीं था, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं हुआ था कि वो नहीं है। उसकी मौजूदगी का ताकतवर एहसास हर वक्त उसे अपने हिसार में लिए रखता, उसके दिल को आबाद रखता। उसके दिल को कभी उसने खाली ना होने दिया था। उसकी आंखों में बेइख्तियार ढेर सारे आंसू आ गए। खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब कैसेट उसी एक शेर पर अटक कर बार बार उसी को बजाए जा रही थी। पर उसे कोई एहसास नहीं था। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में ऐसे चमनजार में खड़ी थी जिसमें उस्मान के वजूद के समन और गुलाब महक रहे थे। आखिर ये एहसास उससे जुदा क्यों नहीं होता? उसके वजूद की महक क्यों उसके दिल में मौजूद रहती है? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं कितने काम हैं? अम्मी ने अंदर आकर कैसेट का स्टॉप बटन दबाया। कहाँ पहुंची हुई हो? वो जल्दी से उठकर बाहर आ गई और जल्दी से किचन में घुस गई। गजल के अगले शेर खुद ब खुद उसकी जबान पर आ गए। उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आज, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम, दूर उफक पर चमकती हुई कतरा कतरा, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। वो दूध ऊपर रख कर चूल्हे के पास बैठ गई। अभी तक उस्मान का एहसास चारों तरफ फिजा में था और उसकी सोचती नजरें अभी तक उसके हिसार की मजबूती पर गौर कर रही थी और अभी तक हर तरफ फैली खुशबू उसे इसी मिस्री की तरफ ला रही थी। खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। वो उमर के सामने से गुजर रही थी कि वो भी तैयार होकर बाहर निकला। सारा को देखकर एकदम आंखों में चमक सी पैदा हुई, लेकिन अगले ही पल आंखों में संजीदगी लिए वो दूसरी तरफ मुड़ गया। सारा फिर उसी एहसास की जद में आई खड़ी की खड़ी रह गई। कितने ही लम्हों के बाद ठिठक कर आगे बढ़ी। शाम को वो बेहद थकी हुई थी। उस्मान के कमरे के सामने से गुजरते हुए वो ठिठक सी गई। दिल चाहा अंदर जाए और जाकर उसकी खुशबू को महसूस करे, उसके बेड पर बैठ कर उसके तकिए को गोद में लेकर अपने बाजुओं में समेट ले। उसने बेइख्तियार दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाजा खुला तो वह एकदम रुक गई। अंदर उमर था। उस्मान के टेबल और चेयर पर बैठा वो नोटबुक में कुछ लिख रहा था। तेजी के साथ हाथ चल रहा था और वो दम बखुद रह गई। कदम वहीं गड़ गए। उसकी नजरें उमर के दाएं हाथ पर जम कर रह गई। उमर तो बाएं हाथ से लिखा करता था।
लेकिन ये उमर दाएं हाथ से इस कदर तेजी से लिखने में मसरूफ था जैसे वो सारी जिंदगी इसी हाथ से लिखता रहा। वो बिजली की सी तेजी से पलटी और अपने कमरे में आकर बेदम सी बैठ गई। कोई बाएं हाथ से लिखने वाला इस कदर महारत और तेजी से दाएं हाथ से नहीं लिख सकता। उसी तरह कोई दाएं हाथ से लिखने वाला उसी तेजी के साथ बाएं हाथ से नहीं लिख सकता। वो उमर नहीं हो सकता। सारा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर वो उमर नहीं है तो फिर उस्मान है। उस्मान? वो इस्तेरारी हालत में खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को आपस में मलने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो उमर है या उस्मान? क्या वो वाक़ई उस्मान हो सकता है? अगर वो उस्मान है तो उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? उसे उमर का लिबादा ओढ़ने की क्या ज़रूरत थी? खाला और चचा जान के लिए तो दोनों एक ही मकाम रखते थे। वो घबरा कर इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। हर बार उमर को देखकर वो एक अनजाने एहसास की ज़द में क्यों आ जाती थी? हर बार उमर की मौजूदगी में उसे उस्मान की ताकतवर मौजूदगी का एहसास क्यों होता था? कुछ गलत क्यों लगता था? वो उलझन में क्यों मुब्तला हो जाती थी? कन्फ्यूज़ क्यों हो जाती थी? क्या इसलिए कि वो असल में उस्मान ही था? क्या इस उलझन की डोर का सिरा उसके हाथ में आ गया है? क्या उसकी बेचैनी और अनोखी-सी बेकरारी का ये राज़ था? और उमर क्यों इतना बदला हुआ नज़र आता है? क्यों नज़रें चुराता है? क्यों आँख हिलाकर बात नहीं करता? क्यों गुस्से में अकेला कमरे में बैठा रहता है? सारा की तरफ देखने और बात करने से क्यों गुरेज़ करता है कि कहीं उसका राज़ ना खुल जाए? क्यों इस तरह अटक-अटक कर और ठहर-ठहर कर बोलता है? क्योंकि उस्मान का लहज़ा उमर से मुख्तलिफ है। वो इसीलिए ठहर कर बोलता है कि लोग उसका लहज़ा पहचान ना सकें, उस पर शक ना कर सकें। उसके गुस्से के बावजूद मुझे उसकी मौजूदगी में अनोखा-सा एहसास क्यों होता है? मेरे दिल में हरारत और रोशनी-सी क्यों फैल जाती है? क्या इसलिए कि वो उस्मान है? उस्मान से पहले तो उमर को देखकर इस तरह का एहसास कभी नहीं हुआ। लेकिन उस्मान इस तरह उमर के लिबादे में क्यों छुप रहा है? क्या वजह है आखिर? उसे ज़रूरत ही क्या है? किसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है? क्या मेरी वजह से? वो मुझसे मोहब्बत करता है और उससे यकीन नहीं कि मैं उसे कबूल करूँगी। क्या इसलिए उसने उमर का रूप धारा है? वो थक कर बैठ गई। पहले तो मुझे 100% इस बात का पता लगाना है कि वो वाक़ई उस्मान है। उसके बाद दूसरी बात का सुराग लगाना है। सारी रात वो सो नहीं सकी। उम्मीद और नाउम्मीदी की कैफ़ियत ने उसे बेहाल कर दिया। अगर वो उस्मान हुआ तो? अगर वो उमर हुआ तो? अगर वो उस्मान हुआ तो? क्या वो बहुत खुश होगी? उसका दिल बेइख्तियार धड़क उठा और आँखें चाँद की तरह चमकने लगीं। क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ? और अगर वो उमर हुआ तो मुझे आज़रदा होने का क्या हक़ है? सुबह हो गई थी और उसने आँखें नहीं झपकी थी। उसने सोचा सुबह-सुबह लॉन में जाकर ताज़ा हवा तो अपने अंदर उतारे ताकि थोड़ा सुकून मिले। अभी वो बरामदे में ही थी कि उसे लॉन की तरफ से बातों की आवाज़ आई। उसने ज़रा-सा आगे होकर देखा। अम्मी और खाला कुर्सियों पर बैठी थीं। उनके हाथों में चाय के कप थे। मैं तो कहती हूँ शाहीन तुम सीधा-सीधा उमर से पूछ क्यों नहीं लेती? क्या पूछूं नसरीन? शाहीन संजीदा थी। क्या उससे पूछो कि तुम उमर हो या उस्मान? मैं जानती हूँ वो उमर नहीं है। मैंने उमर को गोदो खिलाया है। उसकी एक-एक हरकत, एक-एक रग से वाकिफ हूँ। ये उस्मान ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि खुद को छुपाने की उसे ज़रूरत क्या है? वो भी मेरा बेटा है। वो भी मुझे उतना ही प्यारा है। सारा दम बखुद रह गई। तो वो भी यही शक कर रही थी, तो यकीनन चचा जान भी यही सोच रहे होंगे। वो उल्टे पाँव अपने कमरे में आ गई, फिर उसके दिल में एक ख़्याल आया। उसने किचन में जाकर फ्रिज खोला, उसमें से स्ट्रॉबेरीज़ का लिफ़ाफ़ा निकाल कर अच्छी तरह धोकर शीशे के प्याले में डाला और साथ में एक छोटे प्याले में व्हिप क्रीम डालकर नीचे आ गई। अम्मी और खाला अभी तक बाहर ही थीं। वो चुपके से उमर के कमरे की तरफ आई और नॉक किया। "आ जाओ।" वो अंदर आई तो वो एक कुर्सी पर बैठा था और जाने क्या सोच रहा था। उसे देखकर अलर्ट हो गया। "उमर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ।" सारा ने प्याला उसके सामने रखा और धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। "मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा।" वो उसी तरह ठहर-ठहर कर बोला तो सारा ने ज़िद्दी लहजे में कहा, "आज तुम्हें ये स्ट्रॉबेरीज़ सारी की सारी खानी ही पड़ेंगी। उमर, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी और कभी बात नहीं करूँगी तुमसे।" सारा को पता था कि अगर वो उस्मान है तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर वो उमर है तो वो अपने खोल से इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा और यूँ भी स्ट्रॉबेरीज़ कभी नहीं खाएगा क्योंकि वो उनसे शदीद एलर्जिक था। और उसका मुँह खुले का खुला रह गया जब उस्मान ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और स्ट्रॉबेरी उठाकर मुँह में डाल ली। वो उसे देखता जा रहा था और खाता जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता उसने सारा प्याला ख़त्म कर दिया। खुश? उस्मान बोला तो वो जो हैरत की शिद्दत से उसे आंखें खोले देखे जा रही थी, ये एकदम पलटी और बाहर निकल गई। बाहर आकर दीवार के साथ खड़े होकर वो लंबे-लंबे सांस लेती रही और फिर बाहर लॉन में आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, अम्मी जान। वो मुस्कुराईं और मोतिये के पौधे के साथ आकर मोतिये के फूल तोड़कर अपने आंचल में जमा करने लगी। बेटा नाश्ते का भी ख्याल कर लेना, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे होंगे।
अम्मी आप फ़िक्र ना करें, आज छुट्टी है, देर से नाश्ता करेंगे। फूल लेकर वो फिर नॉक करके अंदर आ गई। उस्मान उसी तरह बैठा था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। वो खुशदिली से मुस्कुराई। अपना हाथ आगे करो। उस्मान ने हाथ आगे किया तो उसने सारे फूल उसकी हथेली पर रख दिए। अब इन्हें सूंघ कर दिखाओ, किस कदर प्यारी खुशबू है। उस्मान ने नाक के करीब करके फूलों को सूंघा और फिर मुस्कुरा के उसे देखा। आज तुम बड़ी मेहरबान हो रही हो। मैं तो हमेशा से मेहरबान हूँ। तुम्हारा ही आजकल मुंह फूला रहता है, सारा ने बड़े अंदाज से कहा तो उस्मान के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। और तुम ये कब तक हकलों की तरह बोलते रहोगे? डॉक्टर के पास कब जाओगे? सारा ने मानीखेज नजरों से उसे देखा तो उसके चेहरे पर साया सा लहरा गया। सारा इसी तरह उसे छोड़कर बाहर आ गई और सीढ़ियों पर बैठ गई। तो ये साबित हो गया कि तुम उमर नहीं उस्मान हो। उमर लेफ्ट हैंडेड था। उमर स्ट्रॉबेरी से शदीद एलर्जिक था और उमर मोतिये के फूलों से भी शदीद एलर्जिक था। छींके मार मार कर उसका बुरा हाल हो जाता था। लेकिन क्यों? ये मुझे मालूम करना है। सारा का दिल खुशी से नाच रहा था कि वो उस्मान है, लेकिन वो इस खुशी पर बेहद शर्मिंदा थी। वो उमर से बेहद शर्मिंदा थी। उमर उसका प्यारा दोस्त, उसके बचपन का साथी, वो हमेशा के लिए बिछड़ गया था। वो गमज़दा थी उसके लिए, लेकिन ये गम उस गम के पासिंग भी नहीं था जो उसने उस्मान की मौत पर महसूस किया था। उसे यूं लग रहा था कि वो नए सिरे से जी उठी हो, उसे नई जिंदगी मिल गई हो। 2 दिन बाद वो नीचे आई तो खाला जान ने उससे उस्मान के कमरे की सफाई करने को कहा। बेटा, मासी तो ढंग से सफाई नहीं करती और मेरा तो उसके कमरे में जाते हुए कलेजा मुंह को आता है। सारा को और क्या चाहिए था? उसे तो यूं भी कोई सुराग लगाना था, उस्मान के उमर बनने का भेद मालूम करना था और उसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। उसकी अलमारी खोली तो एक दराज नजर आई। उसे खोला तो एक काले रंग की डायरी थी। पहला ही सफ़ा खोला तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उस्मान अहमद लिखा था। सारा डायरी हाथों में लिए दरवाजे की तरफ आई, इधर-उधर देखा और डायरी लेकर अपने कमरे में आ गई। क्योंकि वहां तो वो सुकून से पढ़ नहीं सकती थी। अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके और फिर पहला सफ़ा पलटा। 25 सितंबर। आज पहली बार पाकिस्तान आया और यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी असलियत क्या है। इतना अरसा मैं खुद को अधूरा क्यों महसूस करता रहा। अम्मी मुझे पाकिस्तान क्यों नहीं आने देती थी। पहली बार अपने जुड़वा भाई को देखा, अपने हम शक्ल जुड़वा भाई को, और पहली बार मैंने उसे देखा, सितारों से गुंदी उस लड़की को। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही यूं लगा ये वही थी जिसकी सारी उम्र मुझे तलाश रही थी। जर्द रंग के लिबास में उसका सुनहरी चेहरा और सुनहरी आंखें मुझे अपने दिल का हिस्सा लग रही थी। जैसे जर्द गुलाब की जर्द कली, जैसे फूलों से फिसलती शबनम के कतरे, जैसे चांद की ठंडी पुरसुकून चांदनी। इसके अलावा और क्या लिखूं? उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। सारा ने दम्बाखुद होकर नजरें डायरी से हटाई। उसकी आंखें भर आईं। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और फिर से डायरी पर नजरें दौड़ाने लगी। आगे काफी सफ़े उनके दरमियान होने वाली बेशुमार झड़पों और दीगर वाकयात से भरे पड़े थे। जू सारा पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे से आंसू गिरते जा रहे थे। वो उससे कितनी मोहब्बत करता था, उसके लिए अपने जज्बात बहुत ही प्यारे तरीके से बयान किए थे। फिर एक और सफ़े ने उसकी तवज्जो खींच ली। 16 अक्टूबर। आज मुझे मालूम हुआ जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता हूँ, वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि वो मेरे भाई उमर का नसीब है। उसके दिल में उमर के लिए ख़ास जज़्बात हैं और उमर भी उसके लिए ऐसे ही जज़्बात रखता है। यूँ लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जीने के लिए कोई सहारा नहीं रहा। मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगा? उसके बगैर जीकर क्या करूँगा? मैं उसके बगैर साँस भी कैसे लूँगा? 20 जनवरी। चाँद खामोश, सितारे खफ़ा, कलियाँ नाराज़, कितने नज़ारों का दिल तोड़कर तुम जाते हो। मुज़तरिब दिल में धड़क उठते हैं लाखों सदमे, पास आते नहीं फिर याद भी क्यों आते हो। रात बेहद खूबसूरत है, चाँदनी चटकी हुई है, उमर मज़े से मीठी नींद सो रहा है और मैं जाग रहा हूँ। सारा की याद मुझे सोने नहीं दे रही। यहाँ चारों तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हुआ है, लेकिन उसके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिल चाहता है अभी इसी वक्त वापस चला जाऊं, लेकिन दिल में हर वक्त उसकी मोहब्बत की जो नरम सी शम्मा जलती रहती है, उसमें पिघलने का भी अपना एक मजा है। उसके बारे में सोचकर जब मेरी आंखें मुस्कुराने लगती हैं तो दिल में सुकून और इत्मीनान सा उतर आता है। यकम फरवरी। आज यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं बुरी तरह उदास हो गया हूँ। उमर बहुत खुश है, उसे सैरो-सयाहत का बहुत शौक है। बाज़ औक़ात मैं हैरान होता हूँ कि उमर क्यों उसके बगैर बेचैन नहीं है। वो तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला है, तो वो उदास क्यों नहीं? वो उसका ज़िक्र क्यों नहीं करता? हो सकता है उसने मोहब्बत दिल में छुपा कर रखी हो। लेकिन जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो बेइख्तियार हो जाते हैं, उसका ज़िक्र खुद ब खुद लबों पर आ जाता है। ये मैं ही हूँ जो हर बात में सारा को ले आता हूँ, वरना वो ज़्यादातर अपने दोस्तों, अपनी जॉब पर उसके साथ काम करने वालों की बातें करता है। अब तक मैं उसके सब दोस्तों के किस्से सुन चुका हूँ, सब ऑफिस वालों से वाकिफ हो चुका हूँ।
वो अक्सर मेरे लहजे की नकल उतारता है और मैं उसकी तरह बोलने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मेरी उर्दू पहले ही बहुत अच्छी है, इसलिए उसकी नकल उतारने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। 5 फरवरी, झुक गया दिल जो मेरा सर भी झुकाया मैंने, दिल के अरमान को दिल में ही छुपाया मैंने। लोग कहते हैं कि पागल है ये दीवाना है, जल के मर जाएगा एक रोज़ की परवाना है। आज मैं उमर के साथ बाहर नहीं गया, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। आज तो यूँ लग रहा था जैसे मैं वाक़ई परवाना बन गया हूँ और किसी दिन जलकर खाक हो जाऊँगा। उमर नाराज़ होकर अकेला ही चला गया। मुझे थोड़ा अफ़सोस भी हुआ, इस चंद माह के अरसे में मैं उमर से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। वो मुझे इतना ही अज़ीज़ हो गया है कि मैं अपनी मोहब्बत उसके लिए छोड़ दूँ। मैं उसे दुःख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन सारा हमेशा के लिए मेरे दिल में एक गुलाब बनकर रहेगी, जिसकी खुशबू से दिल हर वक़्त मुअत्तर रहेगा। उसे तकलीफ़ देने का मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस ख़्याल से कि उसे मेरी वज़ह से चोट पहुँची है, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ये सोचकर ही मेरे जिस्म से जान निकल जाती है। तो वो चूँकि उमर से मोहब्बत करती है, तो मैं कैसे उसे उस मोहब्बत से महरूम कर सकता हूँ? सारा की आँखों में यहीं तक पढ़कर आँसू आ गए और दिल में दर्द की लहर सी उठी। उसने कभी सोचा भी ना था कि उस्मान उससे इस कदर बेलौस और शदीद मोहब्बत कर सकता है। उसने अपने आँसू साफ़ किए और अगली तारीख देखी, ये 15 फरवरी की तारीख थी। ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। 15 फरवरी, आज सारा का फ़ोन आया, तो उसने उमर से ज़िद की कि आज ही आ जाओ, वैसे तो कल उसका फ़ोन आया था कि कल ही आ जाओ। तो उमर ने फ़ैसला कर लिया था कि हम अगले दिन चले जाएँगे, लेकिन आज फिर उसका फ़ोन आ गया, ये जानने के लिए कि हम आ रहे हैं या नहीं। मेरा दिल धड़क रहा है और इतने दिन बाद उसे देखने की खुशी सँभाले नहीं सँभल रही थी। उमर ड्राइविंग कर रहा था और मैं उसके तसव्वुर में खोया था। 17 फरवरी की तारीख देखकर सारा को यकीन हो गया कि वो उस्मान ही है। 15 फरवरी को वो जानलेवा हादसा हुआ था। सारा ने आगे पढ़ना शुरू किया। इतना बड़ा हादसा था कि उसने तो मेरे होश-ओ-हवास गुम कर दिए, मेरी दुनिया ही बदल दी। और अब ये दुनिया पहले से भी कहीं रहती थी। ज़्यादातर उमर ही ड्राइव करता था, लेकिन आज वो जाने क्या सोच रहा था कि उसकी ड्राइविंग मामूल से तेज़ थी। और इन पल खाते पहाड़ी रास्तों पर तो और भी मोहल्लक साबित हो सकती थी। मैं उसे बार-बार तनबीह कर रहा था। वो थोड़ी देर तक आहिस्ता कर लेता, लेकिन फिर वही तेज़ी आ जाती। शायद उसे भी सारा के पास पहुँचने की जल्दी थी। मैं मुज़तरब और बेचैन हो गया। मेरी सारी खुशी बेकरारी में बदल गई और फिर कार की रफ़्तार फिर तेज़ हो गई और वो बल खाता खतरनाक मोड़ और वो बेवकल ट्रक और वो धमाका, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुला और मैं बाहर जा गिरा। मुझे चोटें तो काफ़ी आईं, लेकिन मैं बच गया और उमर, मेरा प्यारा भाई, मौके पर ही बुरी तरह कुचले जाने की वजह से जाँ बहक हो गया। वहीं ख़त्म हो गया। मेरा दिल जैसे बंद होने को था। मेरा जिस्म इन दर्दों की ज़द में आ गया जो उमर के जिस्म पर चोटें लगने की वजह से पैदा हुई थी। उसके सारे एहसासात मेरे अंदर आए और मैं बेहोश हो गया। कितनी ही देर बेहोश रहा और फिर होश में आया तो ट्रक का ड्राइवर मुझे उठाकर ट्रक में डाल रहा था। मैंने उसके मोबाइल पर ही घर का नंबर मिलाया। सारा दम बखुद बैठी थी। उस वक़्त का तसव्वुर करके उसकी आँखों में आँसू आ गए। उमर ने मरते वक़्त कितनी तकलीफ़ सही होगी। आखिरी लम्हों में उससे जाने क्या-क्या ख़्याल आए होंगे। दिल में क्या-क्या जज़्बात होंगे। उसके सारे अज़ा जैसे सुन्न हो गए। वो कितनी देर तक वहाँ उसी तरह बैठी रही, हिल भी ना सकी। आँखों से आँसुओं की बारिश होती रही और वो इसी तरह फटी-फटी नज़रों से सफ़ात की तरफ देखती रही। तो अब तो साबित हो गया था कि वो उस्मान ही है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मुझे होश आया तो सबसे पहले मुझे सारा का ख़्याल आया। वो उमर से मोहब्बत करती थी। अगर उसे उमर के मरने की खबर दी गई तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। वो इस गम से कैसे समझौता करेगी? उसके गम का ख़्याल करके दिल बेचैन हो गया। मैं उसे ज़रा-सी तकलीफ़ पहुँचाना गवारा नहीं कर सकता था। तो इतना बड़ा गम कैसे दूँगा? उसे गम से निढाल कैसे देखूँगा? नहीं, मैं उसे ये गम नहीं दे सकता। मैं उसकी आँखों में एक आँसू नहीं देख सकता। और अम्मी-अब्बू, उनका क्या हाल होगा? वो कैसे उमर की मौत का सदमा बर्दाश्त करेंगे? मैं उनको इस बुढ़ापे में इतनी बड़ी तकलीफ़, इतना बड़ा गम कैसे दे दूँ? मेरा क्या है? मैं तो अभी चंद माह पहले ही उनसे मिला हूँ। मुझसे वो इतने अटैच भी नहीं है। मेरा गम बर्दाश्त करना फिर भी आसान होगा। मुझे उस्मान को मारना होगा और उमर को ज़िंदा रखना होगा। फिर मैंने घर फ़ोन किया। फ़ोन सारा ने उठाया। वो तो खबर सुनते ही शायद बेहोश हो गई थी। फिर मैंने अब्बू को खबर सुना दी। उस्मान की मौत पर बाकी घरवालों का जो भी हाल था, लेकिन सारा की लंबी बेहोशी और फिर इतने दिनों तक खुद से और होशो-हवास से बेगाना रहना मेरी समझ में नहीं आया। उसने तो उमर की हालत का ख़्याल भी ना किया, उसकी दिलजोई भी ना की। अपने ही गम में बेहाल रही और मैं तो यूँ भी सबसे नज़रें चुराता फिर रहा था कि कोई मुझे पहचान ना जाए। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहता, किसी बात का
हूँ या हाँ से ज़्यादा जवाब ना देता, अटक कर और ठहर कर बोलता ताकि मेरा लहज़ा चुगली ना खा जाए। सारा से तो ज़्यादा बात भी नहीं करता। सारा को देखकर अब भी मेरा दिल पूरी रफ़्तार से धड़कने लगता है, आँखों में बेइख्तियार चमक आ जाती है। मैं बेकरार हो जाता हूँ, लेकिन मैं उससे अ, नज़र हटाने से नज़र मिलाने से गुरेज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ उलझी-उलझी सी लगती है, ख़ास तौर पर मेरे गिर्द वो ठिठक जाती है। बाज़ औक़ात साकित हो जाती है, जैसे उसे कुछ अजीब-सा एहसास हो रहा है। जैसे वो उस्मान को मेरे अंदर से भी झाँक लेती हो, उसे बाहर निकालने की ताकत रखती है, क्योंकि उसे देखते ही उस्मान का अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहता, बेकाबू हो जाता है। उसके दिलरुबा वजूद को अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लेने के लिए मचल जाता है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर खुद पर काबू रख सकूँगा। सारा की आँखें अश्कों से लबरेज थीं। उसने उमर का लिबादा मेरे लिए ओढ़ा था। वो उससे इस कदर प्यार करता था कि उसकी खातिर अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। अपने आप को मार दिया था कि उसे गम ना हो, अपनी शख्सियत को ख़त्म कर दिया था। कोई यूँ भी करता है किसी के लिए? उसकी मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए अपनी मोहब्बत को मार दिया था। उसे तकलीफ़ ना पहुँचाने की खातिर अपने दिल को तकलीफ़ पहुँचाई थी। सारा का दिल चाहा कि भाग कर जाए और उसे बताए कि उसे इल्म हो गया है कि वो उस्मान है और वो उस्मान से ही मोहब्बत करती है। उसे अपने बाजुओं में भरकर उसके सीने पर सर रख दे और इतना रोए कि सारे गिले-शिकवे, सारे गम इन आँसुओं में बह जाएँ। लेकिन ये सोचकर ही उसका वजूद पिघलने लगा और खुद से शर्म सी महसूस हुई। फिर उसने खाला और अम्मी को भी इस राज़ में शरीक कर लिया। पहले तो वो हैरान हुए, लेकिन फिर उनके दिल में उसकी मोहब्बत और कुर्बानी से मुतासिर हो गए। उनका उस्मान इस कदर मोहब्बत करने वाला था, उनको वजह तौर पर उस पर फ़ख्र था, लेकिन उन्होंने उसे कुछ ना बताया। सबने उन दोनों की शादी का प्रोग्राम बना लिया। वो बहुत खुश थी, आजकल हवाओं में उड़ रही थी, जागते में ख्वाब देखना उसका मशग़ला था और ख्वाब देखकर मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना। रुखसारों पर गुलाब खिलने लगे और आँखों में सितारे दमकने लगे, लेकिन उमर को पता चला तो उसने इनकार कर दिया। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, बहुत जल्दी है ये। अभी तो मैं पूरी तरह गम भी नहीं कर सका अपने भाई का, और आप लोगों को खुशियों की सेज सजाने की फ़िक्र है। खाला और चचा खामोश हो गए। सारा को इल्म हुआ तो मुस्कुरा दी। उसे इल्म था वो क्यों घबरा रहा है और उसे काबू में करना उसके दाएँ हाथ का खेल था। वो आँखों में बेतहाशा आँसू भरे उसके सामने आ गई। उस्मान ने देखा तो उसका दिल बेकाबू होने लगा। तुमने शादी से इनकार कर दिया है सारा, बात असल में तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम अब वो उम्र नहीं रहे हो। तुम्हें अब मैं अच्छी नहीं लगती और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैं अब भी तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो। वो ज़ारो-कतार रोने लगी। उस्मान ने हवास भागता होकर उसे देखा और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा कर दिया। देखो सारा, रो मत, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे मना करके तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मुझे लगता है तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। खुदा की कसम ये बात नहीं है। वो गड़बड़ा कर बोला। उसके तो ख्वाब-ओ-ख़याल में ना था कि वो इस तरह कील-काँटों से लैस होकर उस पर अचानक हमला कर देगी। फिर मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। ये इतना आसान नहीं है, वो नज़रें झुकाकर बोला। तो सारा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तो गोया ये इकरार करना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो बहुत मुश्किल है। उस्मान उठकर टहलने लगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ सारा? काश मैं तुम्हें समझा सकता। सारा बेपनाह संजीदा हो गई। तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है उमर। मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी और शायद मैं ही पागल थी। उसकी आँखों में ढेर सारे आँसू आ गए जो लुढ़क कर गालों पर बिखर गए। उस्मान बेकरार होकर उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ शक मत करो सारा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी होगी और जब तुम कहोगी तभी होगी। कहो तो आज ही, अब इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे। वो झेप कर सुर्ख़ हो गई और जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। उस्मान फ़िक्रमंदी से हिलते पर्दे को देख रहा था। अगले दिन वो अभी उठा भी नहीं था कि सारा उसके सर पर पहुँच गई। उमर उठो, मुझे अस्पताल छोड़ आओ। यार सोने दो ना, क्यों सारी रात क्या जागते रहे हो? तो और क्या, नींद ही नहीं आई? क्यों नींद नहीं आई? बस तुम्हारे तसव्वुर ने मुझे सोने नहीं दिया। उसने ज़रा-सी आँखें खोलकर उसे देखा, वो एकदम सुर्ख़ हो गई थी। गाड़ी में बैठते ही वो फिर बोलना शुरू हो गई। तुम बहुत सुस्त होते जा रहे हो उमर। उस्मान चुप रहा तो उसकी तरफ देखकर दोबारा शुरू हो गई थी। तुमने अभी तक जॉब शुरू नहीं की। तुम्हें भी उस्मान की तरह फ़ारिग रहने की आदत हो गई है। उसका भी यही दिल चाहता था कि सारा दिन घर में बैठा रहे। सारा ने जानबूझकर कनखियों से उसकी तरफ देखा। अब ऐसी बात नहीं है, वो तो छुट्टियाँ मनाने आया हुआ था। इतनी लंबी छुट्टियाँ भी कोई नहीं मनाता है। मैं तो 2 दिन बेकार रहूँ तो दिल घबराने लगता है। तुम्हें उस्मान से ज़्यादा शिकायत रहना नहीं शुरू हो गई? अब तो बख्श दो बेचारे को। मैं तो हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। उसने शाने उचकाकर कहा तो उस्मान के चेहरे पर साया-सा लहरा गया। अब इतना भी बुरा नहीं था वो। वो धीरे से बोला, बस रहने दो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तुम्हारा भाई है, तुम्हें बुरा लग जाएगा और यूँ भी
जो शख्स इस दुनिया में ना रहे उसकी बुराइयां करना खुदा के नजदीक भी नापसंदीदा फेल है। सारा का लहजा इतना जहरीला था कि उस्मान बस उसे देख कर रह गया। फिर गाड़ी गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज कर दी और अस्पताल के सामने झटके से ब्रेक लगाए। उतरो, वो चुभते हुए लहजे में बोला। क्यों, बुरा लगा? वो मुस्कुराई। देखो, मुझे मालूम है उस्मान तुम्हारा भाई था, लेकिन मैं इस वजह से झूठ तो नहीं बोल सकती ना। ये सारा के मंसूबे का हिस्सा था कि वो ज्यादा से ज्यादा उस्मान के खिलाफ बोले। मैं कह रहा हूँ उतरो, वो लहजे में थोड़ी नरमी समो कर बोला। सारा खामोशी से उतर गया और वो जन से गाड़ी उड़ा कर ले गया। शाम को वो घर आई तो वो लाउंज में बैठा अखबार देख रहा था। वो मुंह ही मुंह में उसे सलाम करके ऊपर चढ़ गई। कपड़े बदल कर खाना खाकर फिर नीचे आ गई। वो अभी तक उसी तरह बैठा था। ये तुम अखबार पढ़ रहे हो या यूं ही सामने रखा है? और सारा दिन क्या करते रहते हो? जॉब पर तो जॉब पर तो जाते नहीं, क्या जॉब छोड़ दी है? सारा ने मासूमियत से उस्मान की तरफ देखा। उस्मान ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि सारा दोबारा बोली। तुम हमेशा सच पर यकीन रखते हो। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वो एकदम चौंक सा गया। ज़ाहिर है मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मसलहत की खातिर। नहीं, नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तुम कह रहे हो मसलहत की खातिर जायज़ है। मैं ये तो नहीं कह रहा जायज़ है, लेकिन कभी-कभी ऐसा करना पड़ जाता है। वो ज़रा सँभल कर बोला, तो सारा उसको मानिखेज़ नज़रों से देखती वहाँ से उड़ गई। सब लाउंज में बैठे थे और सारा की शादी के प्रोग्राम बना रहे थे। सारा उमर कह रहा था ब्राइडल ड्रेस ज़र्द होना चाहिए। सारा ने फ़ौरन इनकार कर दिया। नहीं अम्मी, ज़र्द रंग उस्मान को पसंद था, इसलिए मैं ज़र्द ज़र्द रंग नहीं पहनूंगी। अंदर कमरे में बैठे उस्मान ने बेचैनी से पहलू बदला। दिल में जाने क्यों दर्द की लहर सी उठी। सारा का उस्मान के बारे में अगर ये हाल है, ये जज्बात है, तो क्या होगा? चलो, उमर की दूसरी चॉइस गुलाबी रंग है, वो रख लें। नहीं, गुलाबी रंग भी उस्मान को कुछ-कुछ पसंद था। उस्मान का दिल चाहा बाहर निकलकर हर चीज़ कैंसल कर दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। मेहंदी का मेन्यू बन रहा था। उस्मान भी एक तरफ सोफे पर बैठा था, खामोश-खामोश और उदास सा। बिरयानी का था बिरयानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भई? बिरयानी उस्मान को पसंद थी। और एक बात और सुन लें, अम्मी, मैं मेहंदी पर ज़र्द नहीं बल्कि ऑरेंज ड्रेस पहनूंगी। उस्मान के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो उसी वक्त वहां से उठा और बाहर निकल गया और ड्राइववे में टहल रहा था और साथ-साथ बेचैनी से अपने बालों में उँगलियां फेर रहा था। उमर, तुम बाहर क्यों आ गए? बस मेरा दम घुट रहा था, वो बेइख्तियार कह उठा। सारा के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। तुम खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। वो मसनूई अफसुर्दगी से बोली। ये बात नहीं है सारा, वो बेचैन था। उसने न जाने कैसी नजरों से उसे देखा कि सारा का दम घुटने लगा। दिल चाहा फौरन इस खेल को खत्म कर दे। मैं हर वक्त उस्मान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा बेहद संजीदा हो गई। मैं भी उस्मान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश तुम समझ सकते। वो पलटी तो उमर कितनी देर कंफ्यूज नजरों से उसे देखता रह गया। अब्बू, चचा और खाला एक तरफ कुर्सियों पर बैठे थे। सामने चाय थी। सारा ने आहिस्ता से कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। मुनिया की आवाज हवा के दोष पर लहराई। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब। उस्मान ने चौंक कर देखा। सारा पूरे इन्हिमाक से सुन रही थी और जब मुनिया इस शेर तक पहुंची, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब, तो उसने बार बार रिवाइंड करके उस शेर को सुनना शुरू कर दिया। उस्मान ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और फिर उधर ही आ गया। ये क्या कर रही हो? बार बार रिवाइंड क्यों कर रही हो? बस यूं ही, मुझे ये शेर बहुत पसंद है। सारा मुस्कुरा कर बोली। तुम्हें पता है, बाज औकात ऐसा होता है कि एक शख्स कहने को तो चला जाता है, लेकिन दिल उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। उसके वजूद का एहसास हर तरफ बरकरार रहता है। मुझे भी बाज़ औक़ात उस्मान भाई के बारे में ये महसूस होता है, जैसे वो गए नहीं, बल्कि उनकी खुशबू का एहसास यहीं कहीं मौजूद है। उनके वजूद से समन और गुलाब हर तरफ फैल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उमर, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? उसने आंखों में आंसू भरकर मासूमियत से पूछा कि जाने क्यों वो खौफजदा हो गया। उसके चेहरे पर साया सा लहरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया खुद पर। तभी रेडियो पर कोई शोक सा गाना बजने लगा। खाला ने बड़े गौर से उस्मान की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेटा, इतने उदास क्यों हो? जाने उस्मान के दिल में कौन से नाजुक आदमियों को ठेस लग गई कि वो एकदम चीख ही पड़ा। आप लोग तो खुश हैं ना? खुशी से गाने सुने जा रहे हैं, शादी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। आपको ख्याल है उस्मान का? कभी याद किया आपने उसे? आप लोग तो उसका जिक्र तक करना पसंद नहीं करते। वो आपका बेटा नहीं था क्या? अगर आपने उसे शुरू ही से खाला को दे दिया था, तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आपका खून नहीं था। उसकी मौत पर आप गमज़दा ना हों, उसका नाम तक लेना गवारा ना करें। बस उमर ही था सब कुछ आपके लिए। आई मीन मैं ही हूँ सिर्फ आपका बेटा।
बंद करें ये गाने और सब कुछ। वो जाने रास्ते में आई किस चीज़ को ठोकर मारकर तेज़-तेज़ चलता गेट से बाहर निकल गया और बाकी सबको जैसे साँप सूंघ गया। सारा दम बख़ुद थी, उस्मान का स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था। सारा की आँखों में ढेर सारे आँसू आ गए। उस्मान का गम उसे बेचैन कर रहा था। काश वो सब कुछ चुटकी बजाते ठीक कर देती। उसने सारा और खाला और चचा के लिए कुर्बानी दी थी और अब अपनी ज़ात की नफ़ी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि उसका नाम मोहब्बत से कम याद तो किया जाए। सारा चाय लेकर उसके कमरे में आई। भारी पर्दे गिरे हुए थे और कमरे में अंधेरा हो रहा था। ये चाय खाला ने भेजी है। उसने लाइट ऑन की तो उस्मान ने जल्दी से आंखों पर हाथ रखा। सारा ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उमर, वो फिक्रमंद हो गई। मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ दो। उमर, वो उसके करीब आई थी। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम्हें क्या गम है? क्या तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं उमर? अगर तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे तो फिर जिंदगी शेयर करने का क्या फायदा? उमर ने बस एक गहरी नजर उस पर डाली और फिर अपनी गोद में देखने लगा। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। ये बात नहीं है सारा। वो बहुत दिल गिरफ्ता नजर आ रहा था। सारा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, या तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है या फिर खुद पर यकीन नहीं है। इस वक्त तो मुझे दोनों पर यकीन नहीं है सारा। मैं इतना कंफ्यूज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं था जितना आज हूँ। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, साथ ही मेरी जिंदगी का मकसद भी खत्म हो जाएगा। सारा ने गौर से हमदर्द नजरों से उसे देखा। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बात करो। कैसे करूं? देखो उमर, सारा ने बड़े जज्बाती अंदाज में उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे। उसने अपने हाथ की उंगली उसके सीने पर बड़े एतमाद से रखी। इस वक्त तुम जो कुछ भी हो, उससे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम समझ सको तो। सारा ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस्मान की तरफ देखा। उस्मान ने फिर कंफ्यूज होकर उसे देखा। मैं सच की कद्र करती हूँ, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उमर ने अफसुर्दगी से उसे देखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस हादसे में उस्मान की जगह मैं मर जाता तो क्या तुम उस्मान से शादी कर लेती? सारा को एकदम ही उस पर बेतहाशा गुस्सा आ गया। वो उसके लिए कितनी देर से राह हमवार कर रही थी कि वो आखिरकार सच की तरफ आ जाए, लेकिन उस पर असर ही ना हो रहा था। तुम बार बार उस्मान को क्यों बीच में ले आते हो? पता नहीं क्या बात है उस शख्स में कि मर कर भी नहीं मरा और अभी तक हमारे दरमियान खड़ा है। मैं तुम्हें उस्मान की हकीकत बताऊं? बताऊं क्या थी उस शख्स की हकीकत? उसे पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर भी हमारे दरमियान में आने की कोशिश की। हर वक्त मेरे पीछे ही लगा रहता था, हर वक्त मुझे तुम्हारे खिलाफ वरगलाता रहता था। और पता है क्या कहता था? कहता था कि उमर को छोड़ो और मेरे साथ कनाडा भाग चलो। उमर तुम्हारे काबिल नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे भरपूर मोहब्बत कर सके और तुम। सारा ने जानबूझकर झूठ बोलते हुए बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम पता नहीं क्यों उसके लिए मरे जा रहे हो। और रहा तुम्हारा सवाल कि अगर इस हादसे में तुम मर जाते तो क्या मैं उस्मान से शादी कर लेती, तो इसका जवाब है नहीं, मर कर भी नहीं। अगर उस्मान दुनिया का आखिरी जिंदा शख्स भी होता तो मैं उससे कभी शादी ना करती, सारी उम्र कुंवारी रहना पसंद कर लेती, लेकिन उससे शादी ना करती। पता है क्यों? उसने बड़ी बेबाकी से उस्मान की आंखों में आंखें डाल दी। उस्मान तो जीते जी मर चुका था। वो क्या बोलता? इसलिए कि नफरत करती हूँ मैं उस शख्स से, नफरत करती हूँ मैं उस्मान से। कितने जागुसल और जालिम लम्हे थे जो उस्मान ने अपने आप को काबू करते करते हुए गुजारे। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में वहशत थी। मिल गया तुम्हें अपने सवाल का जवाब? सारा ने उसे गुस्सा दिलाने की अपनी कोशिश जारी रखी। उस्मान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से की शिद्दत से आगे बढ़ा और उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तो तुम कभी उस्मान से शादी नहीं कर सकती? उसने अपनी जलती सुलगती आंखें उसकी आंखों में डाली। नहीं, कभी नहीं। वो इस्तेहकाम से बोली। तुम उसकी शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती। वो बेबाकी से मजबूत लहजे में बोली। इतनी नफरत से तो इतनी नफरत है तुम्हें उससे? उसकी आंखों में खून उतर आया। हाँ है। कितनी बार कहूँ तुमसे? तुम्हें ये नापसंदीदा जिक्र करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। उस्मान की गिरफ्त उसके कंधों पर इतनी मजबूत हो गई कि सारा को दर्द होने लगा, क्योंकि सारा बेगम। उसने उसकी आंखों में अपनी वहशत ज़दा आंखें डालकर उसे जोर से सोफे पर धकेल दिया और खुद आगे बढ़कर सोफे के दोनों बाजुओं पर अपने हाथ टिकाकर उसके सामने झुका। बेहतर यही है तुम इस शादी से इनकार कर दो। सारा ने खौफजदा नजरों से उसे देखा, लेकिन खामोश रही। क्योंकि मुझसे शादी हुई तो फिर तुम्हें सारी उम्र इस काबिल नफरत उस्मान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो दुनिया में आखिरी शख्स भी हो तो तुम शादी नहीं करना चाहोगी। वो इस्तेहजाइया अंदाज में हंसा और फिर गोया हुआ, क्योंकि ये वजूद जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, उस काबिल नफरत उस्मान का है। क्योंकि उस हादसे में उस्मान नहीं, उमर की वफात हुई थी।
अब कहो क्या कहती हो? जाओ भाग कर जाओ अपने बड़ों के पास और उनसे कहो कि तुम काबिल नफ़रत उस्मान से किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती हो। उस्मान ने एक हारे हुए दिल गिरफ्ता गमज़दा इंसान की तरह सारा की तरफ देखा, तो उसकी आँखें पानियों से भर गईं, लेकिन उसके लबों पर बड़ी प्यारी बड़ी दिलनशीन मुस्कुराहट थी। फिर जाओ ना, इनकार कर दो जाकर। उस्मान अभी तक दिल गिरफ्ता था, मोहब्बत की बाज़ी हार देने पर। इनकार कर दूँ? वो बड़े प्यारे अंदाज़ से मुस्कुराई। अब जब मैं जान गई हूँ कि तुम उस्मान हो और तुम बड़ी मुश्किल से और मेरी बड़ी कोशिशों के बाद इस सच्चाई को तस्लीम किया है, तो मैं इनकार कर दूँ। इतना बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। उस्मान ने हैरान होकर उसे देखा। दिल बेइख्तियार धड़क उठा। उम्मीद की नन्ही सी किरण नज़र आई। तुम जानती थी? उसने दोबारा उसे कंधों से पकड़कर खड़ा कर दिया। हाँ, उस्मान। उसने पहली बार उस्मान का नाम इस तरीके से लिया कि वो सरशार हो गया। शक तो मुझे होश आने के फ़ौरन बाद हो गया था। जब भी तुम्हें देखती थी उस्मान की मौजूदगी का एहसास, उसके पहलू के समन और गुलाब की खुशबू का एहसास होता था। फिर तुम्हें बाँसुरी पर बजाने वाली धुन का इल्म ना था। उमर उस धुन को भूल जाए ये मुमकिन ही नहीं। फिर उमर लेफ्ट हैंड था और तुम राइट। उमर स्ट्रॉबेरी से सख्त एलर्जिक था और तुम तो सारा प्याला चट कर गए। तुम पर असर ही ना हुआ। उमर मोतिये के फूलों से एलर्जिक था। उसे सूंघते ही वो न खत्म होने वाली चीखों में मुब्तला हो जाता था और तुम्हें कुछ ना हुआ। फिर सबसे बड़ा सबूत तुम्हारी डायरी पढ़ी तो मिल गया। मेरी डायरी? लेकिन तुम्हें कोई एतराज नहीं है? तुम फिर भी शादी करना चाहती हो मुझसे? उसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी और इसी बात में उसकी साँसों की डोर अटकी थी। अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस वक़्त तुम जो कुछ भी हो, उससे मोहब्बत करती हूँ। तो तुम तो तुम मुझसे? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम वाक़ई मुझसे मोहब्बत करती हो कि उमर से? जब से तुम्हारी खुद साख्ता वफ़ात हुई थी, तब मुझ पर अचानक ये इंकिशाफ़ हुआ था। मुझे यूँ लग रहा था कि मैं भी मर गई हूँ। इतने अरसे की नारसाई और नाउम्मीदी के बाद जब इस पर बारिश टूट के बरसी तो उसने सारा को करीब करके बेइख्तियार दोनों बाजू उसके गिर्द लपेट लिए। उसकी गिरफ्त इतनी मज़बूत थी कि सारा घबरा गई। प्लीज़ उस्मान, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उस्मान ने उसे पीछे करके कुर्सी पर बिठा दिया और खुद दो जानू होकर उसके सामने बैठ गया। मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। आज जब मैं प्यास की शिद्दत से मरने वाला था, तो मेरे वहमो-गुमान में भी ये नहीं आया था कि कोई पानी से लबालब भरा प्याला मेरे हाथ में दे देगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा सारा, प्लीज़ मुझे यकीन दिलाओ कि ये हकीकत है, मैं ख्वाब नहीं देख रहा। उसने उसके दोनों हाथ थाम कर आँखों से लगा लिए। 2 कीमती मोती निकलकर सारा के हाथों में आ गए। सारा के हसीन आँखों में भी आँसू थे। वो उसे कितना अज़ीज़ हो गया था, ये अंदाज़ा तो उसे इन दिनों में ही हो गया था जब वो उसकी मौत की खबर सुनकर होशो-खिरत से बेगाना हो गई थी। और फिर इतने सारे दिन उसको देखे बगैर उसके गम में गुज़ार दिए थे और जब उमर को इतने दिन बाद देखा था तो उसका दिल उस्मान के वजूद के एहसास से भर गया था। उसे कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन उसके दिल में अब गम नहीं रहा था। उस्मान ने वालेहाना अंदाज़ में उसे देखा तो वो शर्मा गई। अपने लिए उसका यूँ शर्माना उसे दुनिया जहाँ की दौलत बख्श गया। आज मैं उस्मान होने की हैसियत से पहली बार पूरे इस्तेहकाक से तुम्हें देख रहा हूँ और ये खुशी मुझसे नहीं संभल रही सारा। डरता हूँ कहीं खुशी से मेरा दिल ना बंद हो जाए। नहीं उस्मान, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। मैंने एक बार आपके लिए बहुत गम किया है, अब नहीं कर सकती। सारा की आंखों में एकदम उस वक्त को याद करके आंसू आ गए, जिन्हें जल्दी से साफ करके बोली, पता है उस्मान, हर काम में अल्लाह की कोई मसलहत जरूर होती है। आपको याद है वो रात जब आप खाला से शिकवा कर रहे थे कि आपने मुझे क्यों खाला के हवाले कर दिया, उमर को क्यों ना किया? इस वजह से आपने अपनी ज़िंदगी खो दी। हाँ, उस्मान ने ठंडी साँस भरी, कैसे भूल सकता हूँ उस बात को। तो शायद यही वजह थी कि खाला ने आपको बड़ी खाला के हवाले किया। यूँ तो उस वक़्त उन्हें कुछ इल्म नहीं था किसी बात का, लेकिन अल्लाह ताला ने उमर को शायद इसीलिए यहाँ रखा कि उसको इस दुनिया से चले ही जाना था और खुदा चाहता था वो वक़्त अपना वक़्त अपने माँ-बाप की मोहब्बत के साये में गुज़ारे। बड़ी खाला की ममता भी सैराब हो जाए और फिर बाकी की ज़िंदगी तो आपको ही अपने माँ-बाप के पास रहना है। शायद तुम ठीक ही कहती हो, उस्मान संजीदगी से बोला। अगर खुदा की मसलहत इंसान को पहले से मालूम हो जाए तो फिर तो शायद दुनिया में गलती कभी ना हो। उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमने सारी ज़िंदगी साथ गुज़ारी है। लेकिन कभी ये ना सोचा था कि हमारे रास्ते अलग-अलग होंगे। कभी दिल में ये ख़्याल नहीं आया था कि मेरे लिए उमर के अलावा कोई और मौजूद है जिसका नसीब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उस्मान ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम खुश तो हो ना सारा? जिस तरह तुम्हें पाकर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ, तुम भी उसी तरह खुश हो ना? आपको शक है अब भी? सारा ने शाकी नज़रों से उसे देखा।
आप सारी उम्र मेरी नज़रों से दूर रहे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आए तो आपकी नज़रों ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपके सहर से बच ना सकी और आखिरकार आप जीत ही गए। हम दोनों ही जीत गए। जीत तो हमेशा मोहब्बत की होती है। हाँ, जीत तो हमेशा मोहब्बत की होती है, सारा सादगी से बोली। लेकिन अभी आपको घर के बाकी अफ़राद को भी अपनी ज़बान से ये बताना है कि आप उमर नहीं उस्मान हैं और आपने उमर का रूप क्यों धारा। वैसे तो सब जानते हैं कि आप उस्मान हैं, लेकिन वो आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं। सब जानते हैं, वो घबरा कर उठ गया। जनाब, उन्होंने सारी ज़िंदगी उमर को अपनी गोद में खिलाया है। वो कैसे फ़र्क को ना जानते, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छी नीयत से सब कुछ किया। तुम्हें पता है सारा, मैं खुश हूँ कि मुझे उमर के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। अगर उसे उसकी ज़िंदगी में मेरे जज़्बात का पता चल जाता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी उमर से शर्मिंदा हूँ। अगर उसे पता चल जाता कि मैं आपसे मोहब्बत करने लग गई हूँ तो वो कितना हर्ट होता। हाँ, खुदा के हर काम में मसलहत होती है, हर काम में खुदा की मसलहत तो होती है, लेकिन सारा और उस्मान को ये नहीं मालूम था कि एबटाबाद से वापसी वाले दिन जब उस्मान अपनी डायरी लिख रहा था तो उमर किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस्मान 10 मिनट के लिए इस बात से मुतमईन होकर उमर बाहर गया है, डायरी उसी तरह छोड़कर वॉशरूम चला गया। ऐन उसी वक़्त उमर वापस आया क्योंकि वो अपना मोबाइल भूल गया था और उसने डायरी खुली देखकर सरसरी अंदाज में नोटबुक की तरफ देखा। लेकिन एक लाइन पढ़ने के बाद वो पूरी तहरीर पढ़ने से बाज ना रह सका। यही वजह थी कि वो उस रोज़ गाड़ी गैर मामूली रफ्तार से चला रहा था। उसके दिमाग पर इतने बड़े इंकिशाफ का बोझ था। वो बड़ी डिस्टर्ब कर देने वाली सोचों में गुम था और यही वजह थी कि उस्मान के बार-बार कहने के बावजूद भी वो गाड़ी की रफ्तार कम करने में कामयाब नहीं हो रहा था और उस हादसे का सबब भी वो जानलेवा इंकिशाफ ही था। लेकिन उस्मान और सारा सारी ज़िंदगी इस हकीकत को नहीं जान पाएँगे। उन दोनों का ज़मीर बोझ से आज़ाद रहेगा। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। ख़त्म शुद।